अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ये Q4 बैच 4 to 35 का लाइव सेशन नंबर या क्लास नंबर 10 है। और आज की क्लास के स्ट्रेटजी में हम कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, यानी सेज मेकर कंप्यूटर विजन में हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो गुड लक फॉर योर नेक्स्ट क्विज़। होपफुली यानी कल से आपका यानी पहला क्विज़ होगा। तो सबसे पहले मुझे बताएं आप लोगों की तैयारी कैसी है। जी दोस्तों, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर, वालेकुम अस्सलाम। ग्रेट। सर तो 3 चैप्टर है ना? सॉरी, क्या चल रहा है? सर 3 चैप्टर थे ना क्विज में? हाँ, क्विज़ 1 के अंदर हम जो यानी कवर करेंगे 3 चैप्टर कवर करेंगे। तो वो आप प्रिपेयर कर लें अपनी अच्छी तरह। उसमें कोई मुश्किल हो रही है या कोई भी सवाल है तो आप लोग ग्रुप में और इंडिविजुअल भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है? तो टोटली यानी जो क्वेश्चंस होंगे वो एमसीक्यूज़ बेस्ड हैं। और होपफुली यानी उसमें यानी कोड वगैरह से रेलेवेंट वो कोड लिखा हुआ होगा कि ये कमांड क्या करती है। तो आपको कमांड भी पता होना चाहिए, लाइक कॉपी कमांड क्या करती है, किस तरह आप नॉर्मल यानी अपनी लोकल ड्राइव से S3 के ऊपर पुश वगैरह कर सकते हैं, यानी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इस तरह की कुछ चीज़ें होंगी। ओके, ग्रेट, परफेक्ट। ठीक है जी। कोई और क्वेश्चन क्विज वगैरह से अवेलेबल, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को स्टार्ट कर दें। सर एक सवाल ये है कि बुक नंबर जो पहली बुक है और जो सेकंड एडिशन है उन दोनों में ना काफी फर्क है। सेकंड एडिशन में काफी ढेर सारी एडिशन है, तो जो बहुत सारा उसकी ढेर सारी एडिशन है वो शामिल की थी, तो हमें सिर्फ सेकंड एडिशन को ही कंसिडर करना पड़ेगा। या जो कॉन्सेप्ट हैं वही सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है? तो कुछ डायग्राम वगैरह चेंज हुई हैं, कुछ न्यू साइंटेक्स मुतारिफ करवाएं तो वो चेंज हुए। तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आप प्रिपरेशन जो करें सेकंड एडिशन से करें, लेकिन ये है कि एक दफ़ा आप गो थ्रू जो आपका फर्स्ट एडिशन उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है? ओके। अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर विजन। आप सब फैमिलियर हैं कंप्यूटर विजन से। ठीक है? आपने कंप्यूटर विजन के ऊपर लास्ट जो हमने Q3 पढ़ा है उसके अंदर चैप्टर 5 के अंदर ही ये तमाम चीज़ें पढ़ी थी। और इत्तेफाक है कि सेज मेकर का भी चैप्टर 5 सेम सर वही है, एक्सक्यूज मी कंप्यूटर विजन। जी जी। सर, आज कौन सा चैप्टर 5 है? चैप्टर 5 है, 4 चैप्टर हमने कवर कर लिए। एक्सक्यूज मी सर, अगर हमारी क्विज में 1 से 3 आते हैं तो आज काइंडली वही अगर हमको आप रिवाइज करवा दें तो वो हमें क्विज में भी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इसकी यानी देखें, एक तो रिवाइज़ करने वाला जो सीन है, वीडियोज़ पोर्टल पे आई थिंक अवेलेबल हो गई हैं। अगर पोर्टल पे नहीं है तो हमने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, तो वहाँ से तो आप देख सकते हैं। तो उसको आप यानी 2 की स्पीड के ऊपर रिवाइज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर हम ये कर लेते हैं कि आपका अगर कोई क्वेश्चन हो तो क्लास के एंड में हम लाइक 1.5 आवर्स इसको स्टडी कर लेते हैं, आज का न्यू टॉपिक। और बाकी जो यानी आधा घंटा होगा वो हम क्विज से रेलिवेंट जो भी आपके क्वेश्चंस हैं यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक उसको ले लेंगे। असल में प्रोफेशनल क्लासेस जो होती है ना उनका सीन ये होता है कि एक टॉपिक जब हम पढ़ लेते हैं ना तो हमें नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव होना होता है। तो लेट्स सी, हम इसको यानी आधे घंटे कवर कर लेंगे, बहुत होगा, या आधे घंटे से ज़्यादा भी जाएगा तो हम एंड के अंदर जो टाइम बचेगा उसके अंदर ले लेते हैं। सर इस बार चूंकि पोर्टल पे कोई रिकॉर्डेड वीडियोस नहीं है तो ये बहुत लेंथी वीडियोस हैं सर, 2-2 घंटे की, तो उसको देखना उसके साथ कोप अप करना हमारे लिए एक चैलेंज है सर। कि मतलब इतना टाइम दे के तो मतलब क्विज भी बहुत नजदीक है सर, तो अगर आप काइंडली कंसिडर करें। अच्छा चलें, फिर हम ये करते हैं कि कुछ पार्ट हम पढ़ लेते हैं इसका, ताकि नया टॉपिक हमें पता हो कि हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी। बाकी ये है कि फिर हम क्विज 1 यानी चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक की जो चीज़ें हैं उनको रिवाइज करना स्टार्ट कर दें। ठीक है? ओके सर। ओके, ग्रेट।
अच्छा जी, अब हम चैप्टर 5 के ऊपर बात करें तो यहाँ पे ट्रेनिंग सीवी मॉडल, सीवी फॉर कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन की अगर हम बात करें, हमने अभी तक यानी जो सेज मेकर की किताब में पढ़ा है, उसमें ये चीज़ पढ़ी जो स्ट्रक्चर डेटा होता है उसको हैंडल करना बहुत आसान होता है। स्ट्रक्चर डेटा से मुराद था टैबुलर डेटा। टैबुलर डेटा के ऊपर मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई थी कि जब आपका कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, उसके ऊपर काम करना इंतहाई मुश्किल तरीन काम था। तो उस कॉम्प्लेक्स डेटा में एक डेटा टाइप हमारे पास किसकी है, इमेज की भी, ठीक है। इसी तरह ग्राफ डेटा होता है। इसी तरह हमारे पास और दूसरे डेटा सेट्स होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स डेटा टाइप्स के अंदर आते हैं। जी। सर हमारा चैप्टर 4 का आखिरी टॉपिक रह गया था वो रैंडम कट फॉरेस्ट कुछ था ना। ओके। और फिर आपने कहा था वो पीसीए की जो है पीसीए के सिलसिले में भी हमारी एक डिस्कशन होनी थी सब बात। ठीक है। अच्छा, मुझे याद नहीं, मैं कंसिडर कर रहा था, आई थिंक हमने कवर कर लिया। तो नहीं वो नहीं किया तो गो थ्रू हम कर लेते हैं, कोई इतना मुश्किल तरीन काम नहीं है। एक्सट्रीब्यूट हमने कर लिया था, रिकमेंडेशन कर लिया था। जी रिकमेंडेशन कर दिया था। में भी प्री बिल्ड एल्गोरिथम इस्तेमाल करेंगे, उसके कुछ स्टेप थे साइकिल के, कि आपका जो डेटा होगा वो S3 बकेट के ऊपर होगा, ठीक है। आपके पास इमेज यूरी के अंदर प्री बिल्ड इमेज का नाम है, चाहे वो पीसी हो, रैंडम फॉरेस्ट हो, या कोई भी प्रॉब्लम है, उसकी प्री बिल्ड कंटेनर आपका बना हुआ है, ठीक है। तो अमेजोन कंटेनर ACR अमेजोन कंटेनर रजिस्ट्री, तो वहाँ पे सारे के सारे कंटेनर बने बनाए रखे हुए हैं प्री बिल्ड एल्गोरिथम के। आप चाहें तो आप अपना भी एल्गोरिथम बना के वहाँ पे इमेज बना के उसको पब्लिक कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं, टोटली अप टू यू, ठीक है। तो साइकिल ये है कि आपका जो डेटा है वो S3 बकेट में होगा, आपकी जो कंटेनर है वो ECR के अंदर होगी, वहाँ से आप इमेज को पुल करते हैं, उसकी यानी जो भी यानी ट्यून है डेटा है, वो डेटा की आप चीज़ें बताते हैं, कहाँ से इनपुट डेटा रहेगा और कहाँ पे मॉडल को सेव करेगा। तो इनपुट आउटपुट ये दो चीज़ें आप बताते हैं। उसके बाद आपकी जो कंटेनर का नाम है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जो इमेज यूवी से आप बताते हैं। मॉडल की ट्रेनिंग होती है, उसका एक इंस्टेंस हम बताते हैं, वो इंस्टेंस के ऊपर ट्रेनिंग होने के बाद वो इंस्टेंस ख़त्म हो जाता है और उसके बाद हम उसको डिप्लॉय करते हैं, उससे प्रिडिक्ट करवाते हैं, और फाइनली अगर वो इस्तेमाल में नहीं है तो आप उसको डिलीट कर दें, या आप पे फ़र्ज है, अदरवाइज आपके ऊपर चार्ज होते रहेंगे। ये साइकिल है आपके प्री बिल्ड एल्गोरिथम को इस्तेमाल करने का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी। अब मैं पीसी इस्तेमाल करूँ, मैं रिकमेंडेशन इस्तेमाल करूँ, XYZ कोई भी प्री बिल्ड आपको इस्तेमाल करना है तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपने जैसी चीज़ें बतानी है वो काम करना स्टार्ट कर देगा। पीसीए प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ये स्टेट्स की एक टेक्निक है जो कि आपकी हाई डायमेंशन डेटा को लो डायमेंशन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास 500 कॉलम हैं और आप पीसीए की मदद से आप उसको कम कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, कम फीचर्स में तोड़ना चाह रहे हैं, और इम्पोर्टेंट सारी की सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें वही रहें जो कि आपके 500 कॉलम में थी, तो डेटा की रिप्रेजेंटेशन छोटी हो रही है, लेकिन उसकी जो लर्निंग या फीचर्स जितने हैं वो सारे के सारे इसमें भी पाए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। ये चीज़ समझ आ रही है पीसी की चीज़ वही है, इंपॉर्टेंस वही है, लेकिन उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है आपने जो बहुत बड़ी थी, हाई डायमेंशन में थी, आपने उसको लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर देना, यानी आपका डेटा वही है और आपने उसको छोटा कर दिया। अच्छा, यही सेम काम हम करते हैं ऑटो इनकोडर से, और आई थिंक हमने चैप्टर 7 के अंदर प्रीवियस क्वार्टर के अंदर ऑटो इनकोडर को भी स्टडी किया, न्यूरल न्यूरल नेटवर्क के तरीके। जी, कोई कुछ कहना चाह रहा है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी असद। सर। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये हाई डायमेंशन से लो डायमेंशन किस तरीके से कैसे कन्वर्ट हो जाता है ये पीएसए में डेटा?
उसके अच्छा अब पीछे मैथमेटिकल क्या बैकग्राउंड होता है, कैसे कन्वर्ट होता है? अच्छा सिंपल, मैं आपको ना यूट्यूब के ना 2-3 लिंक प्रोवाइड करूँगा जो कि पीसीए को डिफाइन कर रहे हैं बड़े अच्छे वे में ना। पीसीए 1, पीसीए 2। तो पीसीए 1 यानी आपकी ज़्यादा यानी इंपॉर्टेंस होती है, पीसीए 2 का इस्तेमाल कर सकते हैं, पीसीए 3 तो 2 तक 3 तक ही आप जाते हैं, इससे ज़्यादा हम इस्तेमाल नहीं करते। तो वो पूरी मैथमेटिक्स हैं, स्टैट्स हैं, तो उसको आप देख सकते हैं और फर्दर हम उसको इंडिविजुअल डिस्कस भी कर सकते हैं। ठीक है? ओके सर, सर थैंक वो यू। हिना ने आज पीसीए पे एक डेमोन्स्ट्रेशन देनी थी, पिछली दफा डिसाइड हुआ था। किसको देनी थी? हिना ने, हिना को। अरे हाँ, मैं तो भूला हुआ। हिना आप मौजूद हैं? अच्छा, उनका तो इंटरनेट आज भी ख़राब होगा। सर शायद वो प्रॉब्लम आ गया हो आज कोई ना खास। चलो ठीक है, नो इशू। सही है, तो आप इसको देख लीजिएगा यार, यूट्यूब पे भरे पड़े और ये तो छोटे-छोटे टॉपिक हैं, ठीक है? जैसे कि आपने यानी वो पढ़ा था, क्या नाम है, बैक प्रोपेगेशन पढ़ा हुआ है, आपने ग्रेडिएंट डिसेंट को पढ़ा हुआ है, तो उसी तरह का एक छोटा-सा टॉपिक है और आप इसको यूट्यूब से कवर कर सकते हैं, ठीक है? तो जस्ट हमें एप्लीकेशन का पता होना चाहिए कि पीसीए क्या काम करता है। तो पीसीए हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये है कि यार आप कंसीडर करें कि लाइक 20 जीबी का डेटा है, उसके अंदर 500 कॉलम, उसको आप 10 कॉलम में तोड़ दो, यानी वही रिप्रेजेंटेशन जो कि 500 कॉलम में थी, आप 50 कॉलम में लिया है, ठीक है? तो अब उसका डेटा का साइज़ क्या होगा? बढ़ जाएगा या कम होगा? कम हो जी जाएगा दोस्तों, सर, एमबीज में आ जाएगा। कम हो जाएगा, बिल्कुल। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ना सिर्फ स्टोरेज में, बल्कि आप देखें कि आपकी जो लर्निंग है ना, ट्रेनिंग टाइम वो भी बहुत कम कंज्यूम होगा, एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है? तो ये बेनिफिट होते हैं कि हम बिग डेटा के साथ खेले होते हैं, बहुत सारे डेटा आपको नज़र आ रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि यार बहुत ज़्यादा आपकी ट्रेनिंग टाइम लग रहा है, प्रेडिक्शन टाइम लग रहा है, तो फिर हमें उसके ऊपर क्या करना चाहिए? पीसीए या कोई भी ऐसी टेक्निक्स, मैं सिर्फ पीसीए को रिकमेंड नहीं कर रहा, इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं इसलिए पीसीए पढ़ाया जाता है मशीन लर्निंग के अंदर, लेकिन बहुत सारी टेक्निक दूसरी भी हैं जो कि आपकी डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए इस्तेमाल होती हैं, ठीक है? तो ये टैबलेट डेटा के ऊपर पीसीए को हम इस्तेमाल करते हैं, ये भी याद रखें। क्लियर है दोस्तों? तो आपका डेटा छोटा हो जाता है, उसकी डायमेंशन कम हो जाती है, जब डायमेंशन कम होगी तो ट्रेनिंग भी आपकी फास्ट होगी, प्रोडक्शन टाइम भी आपका फास्ट होगा और फिर आपका क्लाइंट टू सर्वर के दरमियान का जो डिस्टेंस है, क्योंकि कम डेटा भेजेंगे तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स टाइम भी फास्ट होगा। तो ये सारे बेनिफिट हैं डायमेंशनैलिटी रिडक्शन। उसमें से एक टेक्निक है जिसका नाम है पीसीए, ठीक है जी? तो इसको बस आपको याद रखें कि पीसीए डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब पीसीए भी हो सकता है और दूसरी भी टेक्निक हो सकती है, प्रोसेस वही है। आपने क्या किया? रिट्रीवर देखिए यार, इमेज यूरीज के अंदर क्या होती हैं? आपके कंटेनर्स होते हैं, तो आपने क्या किया? रिट्रीवर या रिट्रीव, इससे आपने रिट्रीव कर लिया है, क्या रिट्रीव किया है? पीसीए रीजन आपने खुद ब खुद जो आपने यानी सेशन बनाया है या जिस सेशन के ऊपर चल रहा है उसका रीजन ये खुद ब खुद उठा लेगा। तो डिफ़ॉल्ट रीजन आपने EU वैक्स 1 आई थिंक सेलेक्ट किया था, ठीक है? उसके बाद एस्टिमेटर क्या काम करता है दोस्तों? ये कोई बताएगा? ये सब हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं बार बार। इसमें कंटेनर का नाम है, इसमें रोल है, इसमें इंस्टेंस 1 है, मशीन की टाइप है और ये आउटपुट। क्या है ये पैरामीटर्स? जी, सर एस्टिमेटर जो मालूम जो जिस 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 चीज को हमने फाइंड आउट करना है वो होगा। मशीन लर्निंग मॉडल होगा ना, ओके। कौन सी और मशीन इस्तेमाल करेंगे, कंटेनर कौन सा है, वो मशीन लर्निंग मॉडल तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पीसी वाला। ठीक है, सो बेसिकली हम क्या चाह रहे हैं कि यार ये जितना भी डेटा है ना, ये ट्रेन होगा। ट्रेन होने के लिए हमें AWS के ऊपर एक मशीन चलाना पड़ेगी जिसके ऊपर ट्रेनिंग होगी। तो हमने उस मशीन का एक इंस्टेंस बनाया, इसको हम कह रहे हैं पीसीए के नाम से हम कर रहे हैं इंस्टेंस की कॉन्फ़िगरेशन। सेज में का एस्टिमेटर
ठीक है, उसमें जाओ, सबसे पहले कंटेनर, कौन सी इमेज इस मशीन में डालनी, तो आपके आप कंसीडर करें एक विंडो आपने सिर्फ यानी इंस्टॉल की है मशीन के अंदर, खाली मशीन, उसके अंदर सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है, तो आपने उसके अंदर सबसे पहले कंटेनर डाला, यानी आपने उसके अंदर पाइथन इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। तो पाइथन, और पाइथन के अंदर एक मॉडल बना हुआ था किसका, एक इमेज बनी हुई थी या उसमें इंस्टॉलेशन हुई हुई थी, पीसीए से अवेलेबल जो पैकेजेस आपको चाहिए, पिप इंस्टॉल पीसी, सिंपल कंसीडर करना, तो पाइथन इंस्टॉल है और पिप इंस्टॉल से पीसीए की रेलिवेंट जो लाइब्रेरीज हैं वो सारे इंस्टॉल हो गए। तो एक मशीन बनी, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल था, उसके अंदर आपने पीसीए से रेलिवेंट जो चीज़ें चाहिए थी वो चीज़ें इंस्टॉल कर ली। फिर उसके बाद ये जो मशीन बन रही है, तो आपके पास राइट्स होना चाहिए मशीन बनाने के लिए AWS के ऊपर, तो आपने कहा भाई ये मशीन मैं बनाऊंगा, ठीक है, लेकिन इस राइट से, अगर आपके पास आई एम यूज़र के राइट्स हैं मशीन बनाने के AWS के ऊपर, तो आप बना सकते हैं, ये आपने रोल कहा कि मैं इससे लॉगिन होऊंगा और इसके ज़रिए मैं ये काम करूंगा। नेक्स्ट, आप इस टाइप की यानी जो आप कंटेनर बना रहे हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम बना रहे हैं, कितनी मशीनें आपने कहा एक, जी कोई कुछ कह रहा है, काइंडली माइक को म्यूट कर लिएगा प्लीज़। क्या नाम है, तो फिर आप मौजूद हैं? जी सर। ठीक है, मैं आपको को होस्ट बना रहा हूँ, तो किसी की वॉइस वगैरह है तो आप काइंडली देखिएगा। ओके सर। थैंक यू। तो दूसरी चीज़ हमने बताई कि आपकी जो मशीन बनेगी, ऑपरेटिंग सिस्टम चलेंगे, उसमें आपकी पीसीए या दूसरी चीज़ें पिप इंस्टॉल करके इंस्टॉल होनी है, वो कितनी मशीनें चली, तो आपने कहा एक मशीन चला दो, आप चाहते 10 मशीन चला रहे, तो यहाँ पे आप इंस्टेंस काउंट 10 बता दें। उस मशीन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितनी महंगी मशीन होगी उतनी फास्ट होगी, उसकी रैम उतनी ज़्यादा होगी, उसकी हार्ड डिस्क उतनी ज़्यादा होगी, उसकी परफॉर्मेंस उसकी ज़्यादा होगी, उसकी जनरेशन उतनी ज़्यादा होगी। तो आपने कहा कि MLC5X लार्ज, इस मशीन की पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको AWS ने अपनी वेबसाइट के ऊपर बताई हुई है, इसके पैसे भी ज़्यादा चार्ज होते हैं, लास्ट टाइम आपको याद होगा। एंड फाइनली आप बता रहे हैं कि ये सारा काम करने के बाद, तो अब देखो ये सारा काम क्या हुआ, एक अलग से मशीन में काम हुआ, मशीन जब तक चल रही है जब तक तो वो डेटा उसमें मौजूद है, और मैं जैसे ही मशीन को बंद कर दूं या मशीन को ख़त्म कर दो, यार मेरे मशीन अब किसी काम की नहीं है, तो क्या होगा, जितना भी मैंने उस मशीन में काम किया है वो तो मेरे पास कहीं सेफ ही नहीं। कंसीडर कर रहे हैं, आपने एक लैपटॉप लिया, उसमें सारा काम किया, सारा काम करने के बाद वो लैपटॉप वापसी आपने कर दिया, क्या आपके पास कोई डेटा है अब, तो आप क्या करेंगे, वो काम जो आपने उस लैपटॉप में किया है और वो लैपटॉप आपको वापसी करना है, तो वो काम क्या करेंगे दोस्तों आप, जी अशर आपकी वॉइस थोड़ी सी उसको कॉपी कर लेंगे। उसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। तो कॉपी करने के लिए हमें ये चीज़ पता है कि हमारे पास स्टोरेज के लिए, कॉपी करने के लिए सारा काम AWS की एक सर्विस है जिसका नाम क्या है, S3। तो S3 S3 के अंदर हम उसको कॉपी कर लेंगे। तो अब ये साइकिल आपको समझ आया एस्टिमेटर का, जी दोस्तों, इसमें यस सर। ओके ग्रेट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बार बार हम इसी को यानी स्टडी कर रहे हैं और यही चीज़ें आपके पास बार बार आएंगी। अच्छा अब देखें आप, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पीसीए जो है ना ये एक अलग एल्गोरिथम है, रैंडम फॉरेस्ट एक अलग एल्गोरिथम है, ठीक है। इसी तरह न्यूरल नेटवर्क एक अलग एल्गोरिथम है, रेस्टनेट उसका आर्किटेक्चर है। तो ये सारे के सारे जो आपके पास इंस्टेंस बने हुए हैं, प्री बिल्ड एल्गोरिथम बने हुए हैं, उनके अंदर कोई ना कोई एल्गोरिथम इस्तेमाल हो रहा है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसके इनपुट, उसके आउटपुट सब चीज़ें अलग होंगी, ठीक है, यानी उसके पैरामीटर्स क्या होंगे, अलग होंगे। तो हमने कहा पीसीए के हम पैरामीटर सेट कर, आपने कहा फीचर डायमेंशन, ठीक है, नंबर ऑफ फीचर्स यानी टोटल फीचर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कंपोनेंट, तो पीसीए यानी कंपोनेंट आप कितने इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक वक्त में आप कितने यानी पेज का डेटा उठा के उसको आप डायमेंशनैलिटी रिडक्शन यानी पीसीए उसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अगर 1 लाख डेटा है तो हज़ार हज़ार करके आपका डेटा जाएगा, ठीक है, और उसके बाद उसके ऊपर ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग से मुराद उसकी लर्निंग होगी। तो ये आपने चीज़ें बताई। उसके बाद आगे हम चलें,
अभी तक वो मशीन की कॉन्फ़िगरेशन बताई थी, लेकिन मैं जैसे ही कहता हूँ pca.fit, जैसे ही फिट की मैं कमांड चलाऊंगा तो वो खुद ब खुद आपकी वो मशीन को अप करेगा, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेगा, उसमें पीसी इंस्टॉल करेगा, उसके बाद उस पीसीए की जो आपने हाइपर पैरामीटर यानी इन किए वो आपके अप करेगा, और उसके बाद इनपुट डेटा उठा के, ट्रेनिंग डेटा उठा के उसके ऊपर वो ट्रेन करेगा, और टेस्ट डेटा के ऊपर वो आपको टेस्ट करके बता देगा, और उससे वैलिडेंट जो भी एक्यूरेसी मैट्रिक्स वगैरह वो आपको बता देगा। एंड फाइनली हम इस पीसीए को डिप्लॉय कर देंगे। तो डिप्लॉय करने से फिर क्या होगा, डिप्लॉय करने से ये फ़ायदा होगा कि इन फ्यूचर कोई और डेटा भी आपके पास आता है और इस मॉडल से आप गुजारेंगे तो खुद ब खुद उसकी डायमेंशनैलिटी को रिड्यूस कर देगा। तो ये इसका फ़ायदा है, ठीक है। तो आपने ये सिंपल सा काम किया और उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देना, ये तो डिप्लॉय के बाद 100% ये आपको एज अ चीज़ पता है। पाइपलाइन बिहेव करेगा। हाँ, ये पाइपलाइन पे करेगा। ठीक अभी है। आगे जाके हम पढ़ेंगे, हमारे पास एम एक्स नेट के नाम से एक लाइब्रेरी है, ठीक है, एम एक्स एन नेट, इस तरह करके अभी आगे जाके देख लेंगे। तो उसका हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप ये जितना भी पाइपलाइन पे काम कर रहे हैं ना, आपके पास मिनीफिस का जो फ़ोल्डर होता है, मिनीफिस का फ़ोल्डर और एन जी एक्स नेट वाला वो जो लिनक्स का है, अभी आगे जाके चैप्टर 5 में हम देखेंगे, वो इस्तेमाल करते हुए ना कि सिर्फ डिप्लॉय आप AWS पे कर सकते हैं, बल्कि कोई भी सर्वर हो उसके ऊपर उस पैकेज के ज़रिए आप अपनी डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं, सेम यही पाइपलाइन, यानी कोई चीज़ उसमें चेंज नहीं होगी। तो इम्पोर्टेंट समझ आई कि कितना बड़ा इसका फ़ायदा है कि आप यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं, ये पाइपलाइन जो बन रही है सेम यही पाइपलाइन खुद ब खुद डिप्लॉय हो जाएगी दूसरे ओपन सोर्स सर्वर्स के ऊपर। यानी AWS अपने पास रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा कि जो काम आपने किया मेरे पास इसको डिप्लॉय कर। ये चीज़ क्लियर हुई दोस्तों? जैसे स्टेज स्टेप 2 में जो हमने फीचर डायमेंशन दी है, उसमें नंबर ऑफ फीचर्स दिए हैं, वो हमने अपनी मर्जी से दिए हैं कि हमारे जो बता रहे हैं कि हमें मॉडल दिया है लाइक जो फीचर्स हैं वो नंबर दिया है, तो इसका मतलब जो फीचर रिडक्शन है। अच्छा अशर, आपकी वॉइस में बहुत ज़्यादा नॉइस थी, लेकिन मुझे जो चीज़ समझ आई है वो मैं बताने की कोशिश करता हूँ। मुझे समझ आया कि आपने कहा कि जो नंबर ऑफ़ फीचर्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, तो क्या वो आपकी यानी क्या नाम है फिक्स हैं या फिर हमने अपनी मर्ज़ी से दी? क्योंकि हाइपर पैरामीटर है, और हाइपर पैरामीटर आपकी ये चीज़ खुद पता है कि ये इंसान डिफ़ाइन करता है, ये यूज़र डिफ़ाइन करता है, ये मशीन नंबर लर्निंग डिफ़ाइन करता है। सर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स ये इनसे क्या इसका क्या मतलब है? देखिए पीसीए के ना कंपोनेंट, पीसीए कंपोनेंट 1, पीसीए कंपोनेंट 2, ठीक है। तो पहला वाला कंपोनेंट जो है ना फीचर, उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस डेटा, यानी आप समझें कि उस डेटा की रिप्रेजेंटेशन कंपोनेंट 1 के अंदर सबसे ज़्यादा आपको पाई जाएगी, 2 में, 3 में, 4 में, ठीक है। यानी मैं कहता हूँ कि यार एक पूरी ग्राफ है उसकी एक लाइन बना दो, ठीक है। तो उस लाइन की सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होगी वो पीसीए 1 में होगी, कंपोनेंट 1 में। पीसीए 2 के अंदर भी यानी वो इम्पोर्टेंस है, लेकिन पहले के मुकाबले में कम होती है। तो हमने यानी इतने यानी 64 कंपोनेंट बनाए और उसके ऊपर हम अपनी यानी डेटा वगैरह ट्रेन करके देखेंगे, तो उनमें से जो भी यानी रिप्रेजेंटेशन आपको बेहतर लगेगी वो निकाल लेगा। तो इतने कंपोनेंट के ऊपर इसने काम किया है, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि एक मैन पिक्चर है, ठीक है। लाइक कोई भी आप यानी वो ले लें, पेंटिंग बनवाते हैं, तो अब पेंटिंग 1 एक एक्सपर्ट से बनवाते हैं, एक उससे कम एक्सपर्ट है, एक उससे यानी मीडियम लेवल है, एक बिगनर लेवल है। तो लोग ना उसी तस्वीर को पेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे जो बेस्ट होगा वो पीसीए 1 है, फिर पीसीए 2 है, फिर पीसीए 3 है। लेकिन हो सकता है कि बाज़ औक़ात आपका बिगनर भी बहुत अच्छी तस्वीर बना दे। तो ये सिंपल सा काम है। अच्छा, तो आपको सिंपल पता चल गया कि ट्रेनिंग डेटा और टेस्टिंग डेटा आपने डिफाइन किया हुआ है, और उसके बाद सीरियलाइज़र है। सीरियलाइज़र आपको पता है कि डिप्लॉयमेंट यानी जब आप कर देते हैं आपसे इनपुट डेटा लेता है, पाइपलाइन से गुजारता है, नॉर्मलाइज वो सारे के सारे जो आप चीज़ें प्री प्रोसेसिंग में अप्लाई करते हैं वो सारे प्रोसेस अप्लाई करता है, मॉडल से गुजारता है, मॉडल उसको प्रिडिक्ट करता है, प्रिडिक्ट करने के बाद वापसी उसको उसी फॉर्म में ले आता है जो फॉर्म में आपका डेटा होता है। तो सीरियलाइज़र और डीसीरियलाइज़र ये इस पे अप्लाई होता है, और कुछ भी नहीं है। तो ये डेटा को ही यानी चेंज कर रहा है।
ठीक है वो। अच्छा, फिर हमारे पास था इनॉमली डिटेक्शन। टाइम सीरीज एक अलग ही दुनिया है और आई थिंक हमने डिस्कस भी किया था। अरीमा, सरीमा, ठीक है, और भी यानी श्रीमैक्स और इस तरह करके आपके पास एल्गोरिथम है। तो ये एल्गोरिथम सिर्फ टाइम सीरीज डेटा के लिए स्पेसिफिक बनाए गए हैं। जिस तरह मशीन लर्निंग एक अलग फील्ड है, एनएलपी एक अलग फील्ड है, इसी तरह टाइम सीरीज भी एक अलग फील्ड है। अच्छा, अब न्यूरल नेटवर्क से भी हम टाइम सीरीज के ऊपर काम कर सकते हैं, या मशीन लर्निंग के कुछ एल्गोरिथम है उनसे आप काम कर सकते हैं। तो टाइम सीरीज का मतलब क्या है? अच्छा देखिए, न्यूरल नेटवर्क ये कहता है, जैसे कि एलएसटीएम, जीआरयू वगैरह आपने इस्तेमाल भी किया हुआ है, वो ये कहता है कि डेटा ज्यादा होगा तो अच्छा परफॉर्म करूंगा। ऐसा ही है, न्यूरल नेटवर्क की तो खासियत ही यही है कि ज्यादा यस डेटा सर, हो। यस अच्छा, सर। अब जब आपके पास सिर्फ 1 साल का डेटा है और मंथली बेस के ऊपर, या चले 2 साल का डेटा है मंथली बेस के ऊपर, एमओएम, हर मंथ के एंड के अंदर टोटल आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है, दूसरे मंथ में, तीसरे मंथ में, चौथे मंथ में, ठीक है। तो जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ कितने महीने का डेटा है, लाइक 24 यानी इनपुट पॉइंट्स हैं, यानी 2 साल का डेटा आपके पास मौजूद है, इसके ऊपर आपका न्यूरल नेटवर्क इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। टाइम सीरीज से यही काम आप करें तो आपकी बेहतर प्रिडिक्शंस आ सकती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। अब ये डिपेंड करता है आपके इनपुट फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, लेकिन टाइम सीरीज जो है वो आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके देता है। उसकी टेक्निक्स हैं, अरीमा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो आप टाइम सीरीज में कम से कम इस एल्गोरिथम को देख लें, स्टडी कर लें ये काम कैसे करता है। बताने का मकसद ये है कि इसके ऊपर यार बहुत ज़्यादा काम होता है। हम क्योंकि डीप लर्निंग और डिप्लॉयमेंट इस तरफ ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, लेकिन इन फ्यूचर आपको ये बातें याद आएंगी कि किसी ने बताया था कि अरीमा और टाइम सीरीज की कम्बिनेशन बड़ी अच्छी है, तो इसको आप एक नज़र देख लीजिएगा। इसके ऊपर अगर आपकी कमांड हो जाती है तो आप कहीं पे भी टाइम सीरीज के ऊपर प्रिडिक्ट करवा सकते हैं। इसकी मैं एग्जांपल सिंपल दे देता हूँ। देखें, बैंकिंग सेक्टर के अंदर होता क्या है कि टाइम की बेस पर मैं ये डिसाइड करना चाह रहा हूँ किसका डिपॉजिट कम हो सकता है, कौन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे अगर ये पता चल जाए कि यार ये 3 महीने बाद ये बंदा हमारे बैंक से अकाउंट को क्लोज करवा सकता है, तो उसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, तो मैं वो वजूहात फाइंड करने की कोशिश करूंगा कि इसको रिटर्न कैसे करें। तो चर्न एनालिसिस आपने की कि कौन जा सकता है और उसको कैसे रोका जा सकता है, और टाइम सीरीज से बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस समझ आई दोस्तों? एमवीसी की हमने बात की थी, मोस्ट वैल्यूएबल कस्टमर। अगर एक कस्टमर हमारा अगर जाता है बैंक को कितना नुकसान हो सकता है, तो दूसरे बंदे को आप नहीं देखें, लेकिन टाइम सीरीज प्रिडिक्शन चर्न एनालिसिस जो है एमवीसी कस्टमर के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारा एमवीसी कस्टमर जा रहा है तो हम उसको हर हाल में रोकने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, क्लियर है ये चीज? यस सर। अच्छा जी, ठीक है, नेक्स्ट मूव होता है टाइम सीरीज डेटा। आपने देख लिया, टाइम सीरीज डेटा में कुछ भी नहीं होता, टाइम होता है, आपकी वैल्यू है, ठीक है, और कौन सा क्लाइंट इसको यानी परफॉर्म कर रहा है। तो ये सिंपल सा डेटा इन्होंने रखा हुआ है, और आपके और भी कॉलम्स हो सकते थे। किस क्लाइंट ने किस टाइम के ऊपर कोई सी चीज परचेज की है, उसकी कीमत क्या है, ठीक है, ये हो सकता है। तो हर क्लाइंट मुख्तलिफ टाइम के ऊपर चीज़ें परचेज करता है, मंथ में, ईयर में। तो मुझे अगर उसका पैटर्न पता चल गया कि अब ये कौन सी चीज़ नहीं, कब हमारी वेबसाइट पर आके कोई वैल्यू या कोई चीज़ परचेज करेगा, तो उसके ऊपर आप काम कर सकते हैं, ये प्रेडिक्शंस वगैरह। अच्छा, इसके अंदर क्या आ रहा है कि इनॉमली इनॉमली का मतलब क्या है? हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा कस्टमर फ्रॉड कर सकता है, ठीक है, या किस कस्टमर के साथ फ्रॉड हो सकता है। असल में होता क्या है, फ्रॉड के अंदर मेरा अकाउंट था, मैं जेन्युइन हूं, लेकिन किसी और ने मेरे अकाउंट को इस्तेमाल करके क्या किया, एकदम से बड़ी ट्रांजैक्शन करके सारे पैसे निकाल लिए। तो ये क्या है भाई, आपकी ये एनोमली है, ठीक है। मेरा पैटर्न ये है कि लाइक मैं 1 लाख की ट्रांजैक्शन करता हूँ, कोई बंदा आया उसने 5-5 हजार की ट्रांजैक्शन करके और इजी पैसा से सारे पैसे निकाल लिए, ठीक है। तो ये क्या था, ये नॉर्मली था क्योंकि मेरे पैटर्न में शामिल ही नहीं था। तो इस तरह की चीजें जो हैं वो टाइम सीरीज से, या फिर मैं दूसरी बात कर रहा हूँ किससे, एनॉमली डिटेक्शन एल्गोरिथम वगैरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम टाइम सीरीज के ऊपर एनॉमली डिटेक्शन फाइंड करना चाह रहे हैं।
तो उसके अंदर हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सा एल्गोरिथम वगैरह इस्तेमाल किया है। सिंपल डेटा है, विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, आपने अपने डेटा को नंबर में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है, वैल्यू को, क्योंकि वो आपकी स्ट्रिंग वैल्यू थी या ऑब्जेक्ट टाइप थी। उसके बाद आपने क्या किया है, आपने पिवट लगा के, जैसे एक्सेल में होता है, इंडेक्स के ऊपर आपके खुद ब खुद लेफ्ट साइड के ऊपर जो 0 1 2 3 इंडेक्स होते हैं वहां पे टाइम खुद ब खुद आ जाएगा, और ये टाइम सीरीज में आपको करना पड़ता है। आपका जो कॉलम है, आइटम का जो कॉलम था, आइटम का कॉलम कहाँ है भाई, वैल्यू, आइटम का यानी वो कॉलम्स बन जाएगा, और उसके अंदर जो वैल्यू लिखी हुई होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आइटम लिखा हुआ वो चीजें, और फिर आपका जो डेटा है वो इस तरह विजुअलाइज हो रहा है, ठीक है। तो वहां पे ये ऑरेंज और ये सारी चीजें यहाँ पे बता रहे क्या क्या है। इसको विजुअलाइज करवा के देखा था आप लोगों ने दोस्तों? मैं इसको जूम करता हूँ, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। 400% जूम के बाद नजर आ रहा है, ठीक है। क्लाइंट आइटम, ठीक है, क्लाइंट, क्लाइंट के नाम आ रहे हैं, क्लाइंट 10, क्लाइंट 11, क्लाइंट 12, 3 क्लाइंट्स हैं। तो 3 क्लाइंट्स का डेटा है टाइम सीरीज के ऊपर, जो उन्होंने मुख्तलिफ आइटम्स वगैरह, यानी ये सारे आइटम्स के अंदर आ रहे थे, और मुख्तलिफ टाइम के ऊपर मुख्तलिफ क्या कर रहे हैं, ये चीज़ें का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। जैसे ऑरेंज कलर है क्लाइंट 1, इसने इस ड्यूरेशन के दरमियान कोई चीज़ नहीं खरीदी, यहाँ से इसने चीज़ें खरीदना स्टार्ट करी, और यहाँ पे ये ऑरेंज कलर का पैटर्न चल रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आपको इनॉमली कुछ लग रहा है? इनॉमली से मुराद के ग्रीन, ऑरेंज और ब्लू, इनके बिहेवियर में एकदम से अनसर्टेनिटी आई हो, एबनॉर्मल बिहेवियर परफॉर्म हुआ हो, कहीं भी आपको फील हो रहा है? ग्रीन को देखें, ठीक है। तो 2014 यहाँ फील हो रहा है, 325 पे ये बिलो आ रही है वैल्यू, ये ठीक है, नॉर्मली होगी यहाँ। हाँ बिल्कुल, 2014 25 मार्च को यहाँ पर कुछ एनॉमली हुई है, क्योंकि इसका पैटर्न जो था, नॉर्मली अगर मैं इसका एवरेज देखता हूँ तो ये लाइक 30 रुपए से ज्यादा ट्रांजेक्शन करता था, ठीक है, $30 से, लेकिन इसने एकदम से यहाँ पे कम ट्रांजेक्शन करी, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपने फाइंड किया। और कहीं नॉर्मली आ रही है जी, और कहीं नॉर्मली आ रही है, ऑरेंज में, ब्लू में, ठीक है। तो इनॉर्मली हम ये फाइंड कर रहे हैं और इसको फिर हम ट्रेन करवाना चाह रहे हैं, तो ये इनॉर्मली डायरेक्शन आपके पास होती है। अच्छा, अभी तो खैर मैंने देख के डेटा को ना विजुअलाइजेशन टेक्निक के इसको फाइंड किया कि भाई इनॉर्मली है भी या नहीं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टाइम सीरीज वगैरह से ये चीजें वो खुद ब खुद किस तरह आइडेंटिफाई करेगा। तो आप यहाँ पे देखें भाई, क्लाइंट 1 2, क्लाइंट 1 2 कौन सा था, सबसे पहले वाला ब्लू वाला, ठीक है। तो क्लाइंट 1 2 इन्होंने निकाला है, उसमें क्या किया है, इसका जो आइटम है उसके कॉलम के नाम को, टाइम को क्या कर दिया इन्होंने, ड्रॉप कर दिया है, और उसके बाद एक्सेस 1, इसका मतलब है वो 2 कॉलम इन्होंने डिलीट कर दिए। तो सिर्फ और सिर्फ इनके पास डीएफ के अंदर क्या बचा दोस्तों, वैल्यूज, ठीक है। वैल्यूज को इसने मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, मे बी उस वक्त कुछ कन्वर्जन रेट है, तो 100 से इन्होंने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, एंड फाइनली उसको इन्होंने प्रिंट करवाया। तो ये, अच्छा, क्योंकि डेटा के अंदर शायद मेंशन होगा कि वो डिवाइडेड बाय 100 है, ठीक है। तो आपके $3800 को उन्होंने 100 से डिवाइड किया हुआ था, तो वो जो आपके पास $3.8 आ रहे थे वो इस तरह आ रहे थे, कहीं हमने दिखाया था 38.39, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ होगा किलोमीटर से आवर्स, तो ये आपके पास कंजप्शन हो रही थी, ठीक है। फ्यूल वगैरह की कंजप्शन हो सकती है, डेटा है क्या, डेटा के बारे में लिखा हुआ, ये देखें, पावर कंजप्शन लग रही है। बिल्कुल, तो पावर कंजप्शन है, हमें पता चल गया, ठीक है। तो किलो वाट है और वाट है, तो इन्होंने यानी वाट के अंदर लिखा हुआ कि ये किलो वाट है, तो किलो वाट को इसने वाट से कन्वर्ट किया है, टोटल उसकी डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100 से, तो वाट के अंदर किलो वाट से वाट में कन्वर्ट हो रही है। तो कन्वर्जन रेट तो इन्होंने इसमें तो बताया हुआ है। 1000 से करना पड़ेगा फिर, नहीं, तो ये क्योंकि हम देखते किलो हैं ना, में तो देखो 1000 होते हैं। एक मिनट देख लेते हैं ना, देखो क्या कह रहा है, वी मल्टीप्लाई इट्स वैल्यू बाय 100 एंड कॉस देम टू इंटीजर टाइप, ठीक है। तो इन्होंने बताया है, इंटीजर टाइप में कन्वर्ट करने के लिए किया है सर, क्योंकि वो 2 वैल्यूज तक आ रही थी।
नहीं तो इंटीजर टाइप तो डायरेक्टली हो जाती है ना। जरूरत 100 तो नहीं से पड़ी, वॉट आवर में सिर्फ उसने कन्वर्ट कर दिया, जरूरत तो नहीं थी। नहीं तो मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया? इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए तो नहीं करेंगे यार। टू इशू डेटा सेट किलो पास वाट कंटेंट्स में का तो इंटीजर में 1000 शायद वाट कन्वर्ट होते हैं ना, वो कर किलो सकते हैं। वाट अगर में अगर किया जाता तो फिर तो 1000 से मल्टीप्लाई करना चाहिए था। किलो का मतलब सही 1000 कह ही रहे है। हो। ठीक है, ओनली ट्रेंड मॉडल सिंगल से यार, लेट्स द बहुत प्रॉब्लम बाइंड अस। अच्छा, इसने कहीं बताया है सिर्फ ये मल्टीप्लाई 100 का करने का बोल रहा है। ठीक है, क्यों बोल रहा है ये चीज इसने यहाँ पे डिफाइन नहीं करी। अच्छा, वो आपको पता है कैसे पता चलेगी कि क्यों इसने 100 से? क्योंकि देखिए डेटा साइंस सर जब लगाने इंटीजर से में कन्वर्ट करते हैं तो फ्लोट फ्लोट वाले फिर ड्रॉप हो जाएंगे, अगर डायरेक्ट हम इंटीजर में कन्वर्ट करेंगे तो, एस टाइप इंटीजर करेंगे तो सर फ्लोट उसने से बाय इंटीजर में ड्रॉप हो जाएंगे, शायद इसमें 100 से मल्टीप्लाई किया है। नहीं तो हम तो फिर फ्लोट कर देते हैं। अब वो वैल्यू की रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई ना। पहले पॉइंट से पहले यानी आपके पास 38 रुपए थे, अब वो 3800 बता रहा है। तो मल्टीप्लाई बाय 100 करने से चेंजिंग आ रही है। ठीक है, तो वो चेंजिंग क्यों आ रही है यहाँ पे हम देखते हैं ना अर्लियर कंजप्शन द पावर कंजम्पशन वैल्यू इन किलोवाट पर आवर। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, क्लाइंट आईडी की बेस के ऊपर है यूजिंग मैटप्लोट्लिब क्विक आइडिया लुक लाइक। ये हमने देख लिया था। डॉट शोइंग 3 सीरीज। 3 डिफरेंट हमारे पास क्लाइंट्स हैं, उनका डेटा हमने देखा है, वो रिप्रेजेंट करवा दिया हमने। 2 इश्यूज हैं, टाइम सीरीज आरसीएफ ओनली ट्रेंड मॉडल नॉट सिंगल सीरीज। ठीक है, हमारे पास जो आरसीएफ है वो सिंगल कॉलम के ऊपर ट्रेन होता है। वो अच्छा, उसने फिर ये लिखा हुआ है कि रिक्वायर्ड इसको इंटीजर इंटीजर वैल्यू वैल्यू। चाहिए। ठीक है जी। अच्छा चलो, अभी हम इसको कंसीडर कर लेते हैं। 100 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बता रहे हैं, लेकिन हम एज अ डेटा साइंटिस्ट कभी भी किसी की यानी अजम्पशन या जो भी चीज़ लिखी हुई है उसको एकदम से एक्सेप्ट नहीं करते। हमारा फर्ज ये है कि हम उसको जाके प्रूव करें कि मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया। ठीक है, तो इसने हमें 2 प्रॉब्लम बताई। पहली प्रॉब्लम ये है कि आपका CRF जो एल्गोरिथम है वो हमेशा एक सीरीज यानी एक कॉलम पे क्या होता है, ट्रेन होता है। ठीक है, दूसरी चीज इसने बताई कि आपके पास क्या है, आपका जो डेटा है वो फ्लोट में, उसको इंटीजर में करना है। ठीक है, तो ये 2 काम करने हैं, उसके लिए हमने ये 2 काम किए। सिर्फ आपने देखें क्लाइंट नंबर 1 2 जो है उसका डेटा उठाया डीएफ के अंदर। सर आरसीएफ ठीक है, ये मोड, सर आरसीएफ ये एल्गोरिथम। जी जी, यही तो एल्गोरिथम हम परफॉर्म कर रहे हैं। इसका नाम ये लिखा हुआ है ना, यार है रैंडम कट फॉरेस्ट, यस सर, ठीक है ठीक है। आरसीएफ। ठीक है, तो आरसीएफ है, आरसीएफ रैंडम कट फॉरेस्ट, ये एल्गोरिथम है जो कि नॉर्मली डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। अच्छा, अब इसने क्या किया भाई देख लेते हैं। डीएफ के अंदर आइटम जो है सिर्फ क्लाइंट जो है 1 2 का डेटा लिया है, बाकी जो उसके 2 कॉलम थे उनको वहां से इसने ड्रॉप करके इसको क्या कर दिया, अपडेट कर दिया है। अच्छा, अब आपके पास सिर्फ डीएफ के अंदर सिर्फ नंबर्स हैं, तो आपने उनकी वैल्यूज को डीएफ डॉट वैल्यूज इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय वो वैल्यूज नंबर एरे से निकाल के और उसको मल्टीप्लाई कर दिया 100 से हर एक वैल्यू को। उसके बाद उसी को आपने नंबर में कन्वर्ट कर दिया है इंटीजर 32 के अंदर और हेड लगा के देखा तो ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तब उसने राउंड किया है, इंटीजर में कन्वर्ट किया है। ओके, अच्छा अब ये क्या कर रहा है, सिर्फ वी प्लॉट इट अगेन, चेक इट एक्सपेक्टेड नॉट लार्ज ड्रॉप राइट, स्टेप 2000 हाईलाइट द बॉक्स। ओके, अच्छा इसने क्या किया भाई, 2000 जो स्टेप्स है ना उनको उस स्टेप्स के ऊपर इसने फाइंड किया कि यहाँ पे क्या आ रही है, नॉर्मली आ रही है। क्यों? क्योंकि इसका बिहेवियर जो होता है एवरेज 2400 से ऊपर ये ट्रांजेक्शन करता था, ये एवरेज 2500 ट्रांजेक्शन करता था, लेकिन एकदम इसने लाइक 900 रुपए की ट्रांजेक्शन की या 10 रुपए की ट्रांजेक्शन की, तो यहाँ पे इसकी नॉर्मली आया है। अब यही सारा काम, क्योंकि एक डेटा पे आपने काम किया है, 3 क्लाइंट के ऊपर डेटा देखा है, बेशुमार हमारे पास क्लाइंट्स हैं, उनके ऊपर ये काम करना है। तो आप कैसे करेंगे ये सारा काम, यहाँ पे आपको बताया गया, इनॉर्मली को फाइंड करना। और प्री बिल्ड है भाई, सारी की सारी चीज इसमें पहले से मौजूद है। तो आपने क्या किया, सेज मेकर सेशन बकेट बनाए, आपने कहा इलेक्ट्रिसिटी के डेटा पे आप काम कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का डेटा इन्होंने यानी वहां से डेटा डाउनलोड किया हुआ है, उसके हेडर और उसके इंडेक्स खत्म कर दिया, तो सिंपल मैट्रिक्स बची है।
मैट्रिक्स बचने के बाद आपने वो डेटा जो है सबसे पहले तो S3 के बकेट में अपलोड कर देना है, हर कॉल यानी फोल्डर से पहले ये लिख के चैप्टर 4 के अंदर इनपुट ट्रेनिंग, और उसके बाद ये प्रीफिक्स ऐड कर देगा। प्रीफिक्स में क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इनपुट ट्रेनिंग, इलेक्ट्रिसिटी ट्रेनिंग के बाद टेस्ट और इस तरह की जितनी भी चीज़ें होंगी वो फोल्डर आप बना सकते हैं। इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके CSV फाइल को ये अपलोड कर देगा। ट्रेनिंग चैनल हमने यहाँ पे बता दिया है। फोल्डर खुद ब खुद बना देगा कि हमें पहले फोल्डर बनाना पड़ेगा? अच्छा नुमान, ये ना जब हम सेशन के थ्रू ये लिखते हैं ना तो ये खुद ब खुद बना देता है S3 में जाके। ठीक है, यहाँ पे हमारा सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि हम कोड से लिख के बता रहे हैं आर्किटेक्चर क्या होगा, स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे काम करने का, और वो वहाँ पे जाके बिल्ड कर देता है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। ठीक है, तो ये आपके फोल्डर खुद बना देगा। ट्रेनिंग चैनल भी हमें पता है कि ट्रेनिंग चैनल क्या है, और दूसरा हमारे पास होता है आउटपुट चैनल। आउटपुट चैनल क्या होता है दोस्तों? जहाँ पे हमारा काम होने के बाद डेटा को सेव कर दिया जाएगा, जैसे ऊपर था। ठीक है, कैट एंड डॉग के मैनिफेस्ट अंदर फाइल या वगैरह जहाँ सेव होगी। जी, मैनिफेस्ट फाइल हमारी जहाँ पे सेव होगी सारी मैन इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, टेस्ट के लिए भी है, नॉर्मली साइज है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी वगैरह हैं जब आपके पास बिग डेटा होता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम ट्रेनिंग की कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हैं। सेज मेकर ट्रेनिंग इनपुट S3 से ये डेटा उठा लेगा जो आपने पास सेट किया हुआ है। कंटेंट की टाइप हमारे पास टेक्स्ट CSV के अंदर है, बिल्कुल सही है। लेबल डेटा इसके अंदर नहीं है, टाइम सीरीज के अंदर लेबल डेटा नहीं होता, वो सिर्फ एक कॉलम पे काम कर रहा है तो उसी को वो आगे प्रिडिक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन शेयर बाय S3 की। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है जो भी आगे जाके हम चैप्टर 7 के अंदर बहुत ज़्यादा डीपली स्टडी करेंगे कि हमारे पास S3 के अंदर कौन कौन सी पॉलिसी टाइप्स हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सेकंड, ओनली डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी सपोर्ट इन CRF। तो हमारे पास CRF जो है, ये एल्गोरिथम जो है, वो यही डेटा टाइप क्या करता है? सपोर्ट करता है। इस वजह से हमने इस डेटा टाइप को इस्तेमाल किया है डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंदर। ये क्या करती है? दिस पॉलिसी स्प्लिट द डेटा सेट अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टेंस, यानी आपका एक इंस्टेंस में 10 मशीन भी चल रही होंगी तो ये सेम डेटा उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। ठीक है, क्लस्टर के अंदर कर देगा। सेंडिंग देम फुली कॉपी। फुली कॉपी का मतलब है सारा डेटा हर एक इंस्टेंस को देगा। ये चीज समझ आई? आपने 10 मशीनें चलाई हैं, लैपटॉप आपने 10 खरीदे, हर 10 कंप्यूटर के अंदर जो मैं आपको काम करने के लिए दे रहा हूँ वो सारा का सारा डेटा उठा के आप अपने पास फुली कॉपी कर लेंगे। ठीक है, तो ये पॉलिसी ये कहती है कि ये जो S3 के अंदर आपने सिंगल डेटा रखा है, इसको उठा के जितने इंस्टेंस आप चलाएंगे उन सब के अंदर हम भेज देंगे। तो ये पॉलिसी सिंपल सा ये काम करती है। सर ये जो RCF हमारा एल्गोरिदम है, ये सिर्फ एक ही कॉलम के ऊपर काम करता है? जी, ये जरूरी है? जी ये कह रहा है। ये सर ये मैंने पढ़ा था। हाँ, तो ये यही कह रहा है, तो बिल्कुल ये इसी तरह काम तो करेगा। सर अगर हम मल्टीपल करना हो, जैसे उसके अंदर तो मल्टीपल कॉलम्स होते हैं और प्रिडिक्शन जो टाइम सीरीज का डाटा है उसकी प्रिडिक्शन होती है वो भी मल्टीपल कॉलम्स होती हैं, तो हम क्या रीड करेंगे इसमें? फिर हम दूसरे एल्गोरिथम की तरफ आएंगे। इन्होंने तो एक एल्गोरिथम की सिर्फ यानी आपकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हमें बताई है ना, इन्होंने ये नहीं कहा कि हर चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करें, तो फिर हमें दूसरा एल्गोरिथम की तरफ जाना होगा, बेस्ट एल्गोरिथम जो हमारे प्रॉब्लम के लिए हो। ठीक है, सॉल्यूशन के लिए वो हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसने वही सारी चीज़ें बताई हैं। आपने कहा कि अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा है 20 GB या 30 GB, तो डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के मुताबिक वो डिफरेंट सबको डाटा सब सारी की सारी मशीन को जाएगा। आपने ये कहा कि वो सारी की सारी जो मशीन है उनमें 20 GB होगा। आपने तो वैसे पहले ये बताया था कि मतलब ना डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग का फ़ायदा ये होता है कि कुछ डाटा एक ट्रेन पे एक जो हम मशीन पे ट्रेन हो रहा होता है, कुछ दूसरी मशीन पे ट्रेन हो रहा होता है, इस तरह हमारी ट्रेनिंग जो है वो फास्ट हो जाती है। तो जी इसमें नुमान, कमेंट ये क्लियर कर बिल्कुल दीजिए। बिल्कुल 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 नुमान, असल में ये पॉलिसी टाइप है ना डिस्ट्रीब्यूटेड, जो क्लस्टर के ऊपर आप डेटा भेज रहे हैं तो किस तरह भेज रहे हैं।
ठीक है। तो हमारे पास ये पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटेड की ही टाइप है, डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी है जिसका नाम है शेयर्ड बाय S3 की। ये पॉलिसी स्प्लिट द डेटा अक्रॉस द डिफरेंट इंस्टेंस। अच्छा देखें, स्प्लिट कर देता है, ठीक है। स्प्लिट का मतलब ये है कि वो तोड़ देता है। इन ट्रेनिंग क्लस्टर, आपके जितनी भी ट्रेनिंग का क्लस्टर्स हैं, यानी 5 कंप्यूटर मिलके एक क्लस्टर बनाए तो उनके दरमियान वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा क्लस्टर के अंदर, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग देम फुली कॉपी, ठीक है। तो बिल्कुल ये मेंशन यही कर रहा है कि डिस्ट्रीब्यूटेड पॉलिसी के तहत फुली कॉपी नहीं करेगा, ये इसको तोड़ तोड़ के ही भेज रहा है, ठीक है। तो ये शेयर बाय, ये भी वही डिस्ट्रीब्यूटेड वाला ही काम कर रहा है, ठीक ठीक है। ठीक, समझ आया। फुली कॉपी नहीं करना। थैंक यू। अच्छा जी, तो हमारे पास और भी पॉलिसी हैं, उनके अंदर बाज़ औक़ात हमें यानी एक तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाला काम है कि आपका जो एक क्लस्टर है, एक क्लस्टर एक नंबर ऑफ ग्रुप नेटवर्क जिसमें उसमें कंप्यूटर कनेक्ट है उसको हम क्लस्टर कह रहे हैं। 5 कंप्यूटर उसमें कनेक्ट हैं तो वो 5 कंप्यूटर का एक नेटवर्क है, उस नेटवर्क को हम कह रहे हैं क्लस्टर। तो उसके अंदर आप पूरा पूरा डेटा यानी एक एक मशीन में दें या फिर आप उसको तोड़ के दे दें। ज़ाहिर बात है कि हम डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग पॉलिसी जब ही इस्तेमाल करते हैं जब हमारे पास बिग डेटा होता है, हम उसको एक मशीन से हैंडल नहीं कर पाते, तो फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूटेड के ऊपर लाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप देख लें कि क्या हो रहा है कि स्टेज मेकर ट्रेनिंग इनपुट को आप सेट कर रहे हैं, S3 डेटा जो उठाएगा वो इस पाथ से उठा लेगा, वेरिएबल ऊपर आपने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। ट्रेनिंग डेटा पाथ, वहाँ से डेटा उठा लिया, वहाँ पे जो डेटा की टाइप है वो आपके पास क्या है, CSV या टेक्स्ट फॉर्म के अंदर है। फिर उसका जो लेवल साइज है, क्योंकि लेवल उसमें है ही नहीं तो वो आपने बता दिया, और यहाँ पे आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसी की टाइप है वो आपने बता दी। RCF डेटा, उसका सिर्फ ट्रेनिंग आपने बताया, टेस्टिंग वाला भी काम नहीं किया। फिर वही एस्टिमेटर बनेगा, ओके कुछ कह रहा है कुछ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, ये जो 100 वाला है ये वो वाला फार्मूला तो नहीं है मिनिमम मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन जिसमें करते हैं कि हर ईच डेटा वैल्यू को हम कन्वर्ट करते हैं बिटवीन 0 एंड 100 के बीच में लाते हैं सर। नहीं, वो तो जब होगा कि जब मुझे पता है कि ये सारे नंबर 100 के दरमियान ही थे। जैसे सर जो वैल्यू होती है उसको मिनिमम से माइनस करके और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को उस पर डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं सर, ये वो वाला तो नहीं लगा हुआ? मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है, ठीक है। मैं इसका कंफर्म नहीं हूँ, उसकी वजह ये है कि हमें ये डेटा सेट जाके देखना होगा कि वहाँ से जो डेटा इन्होंने उठाया है वो डेटा पहले यानी किस फॉर्म में इनकोड हुआ है। अगर वो नॉर्मलाइज हुआ हुआ डेटा है तो इन्होंने फिर इसको डी नॉर्मलाइज किया, वापसी रियल फैक्टर में लाए, ठीक है। अब जैसे देखिए हमारे पास इमेज है ना, इमेज की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से लेके 255, ठीक है। तो अगर आप उसको भी नॉर्मलाइज करना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, हर नंबर को 255 से डिवाइड कर देते हैं, तो अब हर वैल्यू 1 और 0 के दरमियान आ जाती थी, स्केल उसका छोटा कर दिया, नॉर्मलाइज ही आपने किया था, याद है ये काम किया हुआ आपने कंप्यूटर विजन में भी किया था। यस सर। ठीक है, तो हो सकता है यही वाला काम हुआ हो, लेकिन फिर मैं ये कहूँगा एज अ डेटा साइंटिस्ट आपको उसके एक एक यानी जो पॉइंट है ना, जो भी कैलकुलेशन की है वो आपको पता होना चाहिए क्यों करी है, तो जाके आप फाइंड करें वजह क्या। तो ये आप देखें डेटा सेट पे क्यों 100 से ये मल्टीप्लाई करवा रहा है। एस्टिमेटर है, रिट्रीवर है, सारी चीज़ें वही हैं, आपने रीजन बताया। ये रैंडम कट फॉरेस्ट जो है इस रीजन के अंदर वो मशीन अप कर देगा, उस मशीन का कंटेनर है, ये पावर आपके पास है, इतनी मशीन अप करेगा, ये मशीन ट्रेनिंग के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, और उसका जो आउटपुट आएगा कहाँ पे सेव होगा वो आपने बता दी। उसके वही हाइपर पैरामीटर है, 1 डायमेंशन में ही है, ठीक है। और उसके बाद आपने जैसे ही फिट चलाया तो ऊपर जितनी चीज़ आपने बताई वो प्रैक्टिकल काम करना स्टार्ट कर देंगी। उसके बाद आपने एंड पॉइंट बनाया, उसको डिप्लॉय करवाया, डिप्लॉय करवाने के बाद आप प्रेडिक्ट यानी सीरियलाइजर और डी सीरियलाइजर से आप डेटा भेजेंगे और वो आपको प्रेडिक्ट करके बता देगा। सर इधर इंस्टेंस टाइप 1 लिखी हुई है और मशीन, तो सर ये 10 मशीन्स को ऑटोमेटिकली जब ट्रेनिंग होगी तो अप कर देगा? नहीं 10 मशीन यहाँ तो 1 लिखा हुआ है ना, तो एक ये यस सर, ये एक ही मशीन है। तो अभी तो आप कह रहे थे कि वो 10 मशीनों को यूज कर लेगा डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के तहत। अच्छा, बिग डाटा में जी हमने वहाँ पे कहा है कि आप क्लस्टरिंग डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर अप्लाई कर लेंगे जो आपने पॉलिसी टाइप बताई है। अभी आपने इंस्टेंस का है 1, अगर मैं यहाँ 2 इंस्टेंस करता तो आधा डेटा वो उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर देता। मैं इंस्टेंस यहाँ पे 5 कहता
तो वो ठीक ठीक यानी जो भी यानी वो पर्सन बनती लाइक ठीक सर 10% या 20 पर्सन में डिस्ट्रीब्यूट कर देता। ठीक सर ठीक है, तो अब क्योंकि जाहिर बात है जितने ज़्यादा इंस्टेंस चलेंगे उतना जल्दी काम परफॉर्म हो जाएगा, लेकिन पैसे उतने ज़्यादा लगेंगे। ज़्यादा लगेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैसों को सेव कर रहे हैं और बाज़ औक़ात आपको टाइम को सेव करना होता है। डिपेंड करता है अब आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, कि आज ही आपको करके देना है और फिर पैसों से ज़्यादा टाइम की अहमियत है, तो आप 10 मशीनें लगा दें। अब बहुत सारे नुकसानात भी हैं भाई इसके डिस्ट्रीब्यूटेड प्लानिंग के। बाज़ औक़ात आपके जो यानी रिजल्ट्स हैं ना वो गिर जाते हैं, एक्यूरेसी वगैरह, प्रिसिशन, रिकॉल। तो अब ये क्या कर रहा है, आपके स्कोर 108 ये इनॉर्मली आपको बता रहा है, और व्हेन कन्वर्ट रेस्पॉन्स पाइथन लिस्ट कंप्यूट मीन इज स्टैंडर्ड। ओके, ये क्या कर रहा है, जो भी आपके स्कोर आ रहे हैं मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है, तो मीन से ये देखा और आपके कितना यानी स्टैंडर्ड डेविएशन से वो दूर है। तो आपको पता है ना लाइक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1, स्टैंडर्ड डेविएशन 2। तो बॉक्स प्लॉट आपने पढ़ा हुआ है, बॉक्स प्लॉट का पता है ना, बॉक्स प्लॉट पता है? जी सर। ये आ रहा है, ये आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे देता है। IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है, मिनिमम मैक्सिमम। अच्छा, अब आपका जो डेटा है ना जो इस इंटर क्वार्टाइल रेंज से बाहर आता है ना, बहुत ज़्यादा दूर, जितना दूर होता है, तो इसका मतलब है ये कोई इनॉमली। और ये जो इनॉमली है ना, ये पूरे आपके डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को, रिप्रेजेंटेशन को ना ख़राब कर देती है अगर आप मीन लेते हैं। सिंपल मैं एग्जांपल लेता हूँ, देखें 3 बंदे हैं, ठीक है, एक बंदा 10 रुपये की कोई चीज़ लेता है, दूसरा लाइक वो भी 10 रुपये की लेता है, और तीसरा जो है वो 500 रुपये की ले लेता है, ठीक है, या चले 1000 रुपये की, 100 रुपये की ले लेता है। तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, 120। मैं कहता हूँ यार ये तीनों का ज़रा एवरेज लो कि नॉर्मल एवरेज बंदा कितना यानी पैसा खर्च करता है, तो 120 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे आप, ठीक है, तो आपके पास लाइक 40 आ गए। अब मुझे ये बताओ, ये जो 40 आया है क्या ये सही था? हर बंदा तो 10 रुपये खर्च करता है, एवरेज अगर मैं कहता 10 था, तो अब ये तो रिप्रेजेंटेशन उसने बिल्कुल खराब कर दी कि यार एकदम से इतना बड़ा नंबर कैसे आएगा, और छोटा नंबर आएगा वो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन को खराब कर देगा। तो आपका ये प्रॉब्लम, इसे हम कहते हैं कि भाई ये क्या है, इनॉमली, कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन में इस तरह का कोई डेटा आता है जो कि बहुत ही ज़्यादा बड़ा है या बहुत ही ज़्यादा छोटा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज से बाहर होता है, वो हमारे पास क्या होती है, इनॉमली होता है। तो बॉक्स प्लॉट से भी आप इनॉमली को देख सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन से भी आप देख सकते हैं, आपको पता चल जाता है। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज ये बॉक्स प्लॉट जो है ये बहुत मदद करता है आपको इनॉमली को फाइंड करने में। तो देखिए इन्होंने स्टेट्स को इस्तेमाल किया है। प्लॉट में जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू होगी और मैक्सिमम वैल्यू होगी वो दोनों तो फिर इनॉमली में आ जाएंगी ना? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूशन हमें बता रही होती है, लेकिन नॉर्मली 68% जो डेटा है ना वो इंटर क्वार्टाइल रेंज में होता है, ठीक है। अच्छा, अब बहुत ही यानी ज़्यादा 0.25 से लेके 0.75 तक आई थिंक होता है। हाँ, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो 68% आपकी पॉपुलेशन को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कवर करता है, सैंपल्स को, ठीक है, और इसी तरह फिर 92 और फिर इस तरह 98 जो भी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है, ठीक है। तो अगर आप मॉडल को ट्रेन कर रहे हैं तो इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो बेस्ट होती है आपके उस डेटा की रिप्रेजेंटेशन के लिए, लोगों को बताने के लिए उसकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह, ठीक है। तो हम मिनिमम मैक्सिमम, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के दरमियान का जो डेटा होता है, इंटर क्वार्टाइल रेंज के दरमियान का जो डेटा है वो प्रॉपर्टीज़ होती है। जब आप क्लस्टरिंग करते हैं ना, आप क्लस्टरिंग के अंदर क्लस्टर मिनिमम मैक्सिमम, उनकी एज भी आ रही है, उनकी सैलरी भी आ रही है, तो मैं फिर सारी प्रॉपर्टीज नहीं बताऊंगा, मैं क्या बताऊंगा, इंटर क्वार्टाइल रेंज के अंदर जो लोगों की वैल्यूज आ रही है ना वो बताऊंगा। सर तो एक वो क्वेश्चन है बेहतर सर, रिप्रेजेंटेशन होती है उस क्लस्टर की। जी सर ये जो एल्गोरिदम है वो इटसेल्फ तो नॉर्मली डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन एक प्रॉब्लम है इसके अंदर सर कि ये टाइम हमको स्पेंड नहीं पता ना कितनी देर बाद नॉर्मली डिटेक्ट करता है। अगर हम सपोज करें रिपीटेड नॉर्मलीज वो तो डिटेक्ट कर रहा है एल्गोरिदम, लेकिन लार्ज इनफ टाइम स्केल के ऊपर वो नॉर्मली नहीं है, बल्कि कुछ बहुत अरसे बाद जो है ना वो उसका कोई खर्चा आता है किसी जगह पे, लेकिन वो रेपिटेटिव है। अगर हम बहुत थोड़ा डाटा लेंगे किसी यूजर का
तो वो तो उसको तो नॉर्मली डिटेक्ट करेगा, लेकिन अगर लार्ज स्केल लेंगे टाइम सीरीज का कि इसके ऊपर, तो वो नॉर्मली नहीं रहेगी। तो फिर हमको क्या, हमारे पास वो क्या कहना चाहिए, ऑप्टिमाइज स्पॉट है, जिसमें हम कहते हैं कि इससे अगर डेविएट करेगा इस टाइम सीरीज के डाटा के बाद, यानी इतने ड्यूरेशन के बाद, तो फिर हम जो है ना उसको नॉर्मली कंसिडर करेंगे। ऐसे तो नहीं हम कर सकते ना सर? ये देखिए, ये सारी चीज़ें हमारी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती हैं, जो हम डेटा कलेक्ट कर रहे हैं डेटा की विंडो पर डिपेंड करती हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी आपकी मैटर करती हैं, इनकी इम्पोर्टेंस है। ठीक है, अब मैं सिंपल सी यानी बात करूं कि लाइक एक बंदा गर्मियों में जो चीज़ें खरीद रहा था वो सस्ती मिल रही थी। अब जैसे सर्दियाँ आई, सर्दियों की चीज़ें जो हैं वो शॉपिंग बहुत महंगी हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्वालिटी वहाँ पे यानी ज़्यादा हो जाती है। तो अब क्या है कि वहाँ उसके पैसे, उसका एकदम से बिहेवियर चेंज हो जाएगा। तो हम तो बोलेंगे नॉर्मली हो रहा है, एकदम से ज़्यादा हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कि हमारे पास जो डेटा है उसकी रिप्रेजेंटेशन आपकी पूरी यानी साल की या 2 साल की, ये डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम की विंडो का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करेंगी। और हम एक्सपर्ट के साथ जब डेटा कलेक्ट करते हैं ना, तो पहले यानी उनसे सारी चीज़ें ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो पॉसिबल है ये सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही हैं। इसमें सर जी सर करली अभी 1 घंटा रह गया सर, इसमें आप 1 2 3 देखें सर, चैप्टर आ गया, रिक्वेस्ट है सर आप। अच्छा, नहीं बल्कि आप लोगों ने मुझे चैप्टर 5 स्टार्ट ही नहीं करने दिया आज। चलिए ठीक है, तो इसको बस ये देख लेते हैं, एंड देख लेते हैं। इसमें तो कुछ है ही नहीं। स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला है आपने, क्या किया, स्कोर्स जो रिस्पॉन्स में आए ना उसका एक एक स्कोर निकाल लें। ठीक है, स्कोर निकालने के बाद हम क्या करते जा रहे हैं, एक नया हमने एस स्कोर, ये जो है इसके अंदर स्कोर का कॉलम है, उसकी वैल्यू हमने निकाली और जो भी वैल्यू हमने स्कोर के अंदर अपेंड कर दी। अपेंड करने के बाद ये पूरा लूप चला, इन्होंने इस तरह इसको अपेंड किया। हम उसको नॉर्मली लिस्ट कॉम्प्रिहेंसिव से और बहुत सारे तरीक़ों से अपेंड करवा सकते थे। अच्छा, अपेंड हो गई एक एक वैल्यू निकालने के बाद, उसके बाद क्या है, इन्होंने क्या किया है, आपका मीन निकला हुआ है स्कोर का। तो ये जो स्कोर निकला उसका मीन निकाल लिया, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लिया। फिर उसके बाद देख लें कि कितना डेविएट हो रहा है, इन्होंने इसको प्लॉट करवा दिया होगा। तो मीन और उससे यानी कितना डेविएट हो रहा है, ये लूप अगर आपको बता रहा होता है, ये आपका ये मीन है। ठीक है, तो एक विंडो बन जाती है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस है, ये आपका मीन है। अब ये प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन से कोई भी चीज़ ऊपर जाती है या नीचे जाती है, वो आपका क्या होता है, एनोमली होता है। बस इतना सा काम है। ओके जी, चैप्टर 5 की तरफ हम मूव होते हैं। इसकी मैं फिर कहूँगा सर एक छोटा सा सवाल है। सर जी बिल्कुल सर, ये ऊपर ग्राफ की तरफ कीजिएगा, जो ग्राफ था सर, ये सर मुझे ये ग्राफ पूछना है, ये इसमें ये जो रेड लाइन आई है ये किस तरीके से देते हैं, अगर मालूम है तो। अच्छा, अब हम डेटा से पहले देखते हैं कि इन्होंने क्या करवाया। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने 2000 से 2500 तक का जो डेटा है ना उसको प्लॉट करवाया। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया है, उसका साइज डिफाइन किया हुआ है प्लॉट का। फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं, ये नॉर्मल आपकी प्लॉट, दूसरा भी प्लॉट है, प्लॉट लाइन ही होती है ना, उसका कलर डिफाइन किया ना, रेड में नीचे कर। अच्छा, फिर उसके बाद इन्होंने दोबारा प्लॉट करवाया है, कहाँ से लेके कहाँ तक का डेटा, 2000 से 2500 तक का डेटा। ऑटो स्केल खुद ब खुद इन्होंने क्या कर दिया है कि ऑटो स्केल हो जाए, जो भी आपके यानी बीच में आपने लेवल्स वगैरह दिए हुए हैं तो खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। उसके बाद ये ए एक्स एच लाइन, हॉरिजेंटल लाइन जो आ रही है, हॉरिजेंटल ये लाइन रेड वाली थी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, स्कोर मीन, ठीक है, +3, क्योंकि 3 का वो डेटा है ना, तो इस आपने मीन के अंदर प्लस किया 3 और उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये आपकी लाइन बन जाएगी, ये आपके पास आ गया रेड कलर की लाइन। तो ये जो इन्होंने फार्मूला बनाया है, इस फार्मूले के बारे में इन्होंने कहाँ बताया, ऊपर बताया हुआ, देखिए क्या करने वाले हैं ये लोग। 10 पॉइंट के अंदर वी प्लॉट आ सबसेट ओवर टाइम सीरीज, एक छोटा डेटा सेट आपने पर्टिकुलर निकाला है। ठीक है, इस कोर्स का, अच्छा, फोकस हमने किया है 2500 तक का डेटा, 2000 से इंटरवल है। अच्छा, हमारे पास क्या है, वियर वी सा अ लार्ज ड्रॉप, वी आल्सो प्लॉट द लाइन रिप्रेजेंट द मीन +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, 99% ऑफ द स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन।
Okay, any scores largely exceeding the line is likely to be an anomaly. इस लाइन से जो ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो ये आपकी यानी लाइन की इन्होंने स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह कैलकुलेशन करी है, और इस लाइन से ऊपर जो भी आपका डेटा आ रहा है वो क्या इनॉमली। तो मुझे बताएं कि यहाँ पे इनॉमली आपको कहाँ पे दिख रहा है जी, कितने इनॉमली यानी आपको दिख रहे हैं अगर देखा जाए। एक तो बहुत ही सर लार्ज आप 2 पीक्स। 2 पीक है, मुझे तो 30 से भी ये दिख रहे हैं हाँ छोटे। सर थर्ड भी जी सर। ठीक है, 3 दिख रहा है, लेकिन टॉप के ऊपर हम देखें तो 1 सबसे ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा वो कर रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये क्या है आपका इनॉमली है। ठीक है, ठीक है सर। तो ये मॉड मीडियन मीन जो भी यानी इन्होंने फार्मूला बनाया उस फार्मूले से अब जा रही है, तो ये आपका क्या है इनॉमली। ठीक है जी, चैप्टर 5 को हम थोड़ा सा सिर्फ डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको पढ़ेंगे, फिर हम इसको आपकी जो क्विज से रेलेवेंट चीज़ें हैं चैप्टर 1 से चैप्टर 3 तक उनको रिपीट कर लेते हैं। और कोई क्वेश्चन करना चाह रहे थे? सॉरी सर एनॉमली और आउटलायर एक ही चीज है या डिफरेंस है दोनों में? नहीं, दोनों अलग हैं। देखिए, आउटलायर तो एक डेटा आपके पास आ गया उसको हम आउटलायर कह रहे हैं। इनॉमली एबनॉर्मल बिहेवियर, ठीक है, तो एबनॉर्मल बिहेवियर मुख्तलिफ यानी आप अपनी खासियत से हट के कोई काम करें वो क्या है आपका इनॉमली। ठीक है, ओके सर। आउटलायर भाई एक बंदा है वो बिल्कुल ही अलग काम करता है, तो वो एक बंदा आउटलायर है, लेकिन आपका एक पैटर्न था, आप अपने पैटर्न से हटके कोई काम करें तो वो आपका क्या है इनॉमली। तो दोनों का फर्क ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, समरी की मुझे जरूरत नहीं है। चैप्टर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सिर्फ इसकी समरी दे रहा हूँ ताकि आप लोग नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ के आए, चीजें आप लोग करने की कोशिश करें। ठीक है, कंप्यूटर विजन आपको पता है कि उसके अंदर हम CNN को इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर विजन में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ये 3 मेजर प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेगा। वो 3 प्रॉब्लम है इमेज क्लासिफिकेशन, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन। तीनों प्रॉब्लम में पूरी इमेज दी, तमाम पिक्सल दिए, उन तमाम पिक्सल को एक लेवल से आप डिफाइन करें या प्रेडिक्ट करें, उसको हम कहते हैं इमेज क्लासिफिकेशन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, एक इमेज दी, उसके अंदर मुख्तलिफ पिक्सल्स की पोजीशंस के अंदर कोई ऑब्जेक्ट मौजूद होता है, उनको एक ही वक्त में जितनी यानी वो उस तस्वीर के अंदर चीज़ें मौजूद होती हैं उनके ऊपर रेक्टेंगल बना देना और फिर उसको क्लासिफाई करना। तो ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर 2 काम होते हैं। पहला काम ऑब्जेक्ट पिक्चर में कहाँ पे मौजूद है, दूसरा काम क्या है दोस्तों कि वो ऑब्जेक्ट है क्या। तीसरी जो प्रॉब्लम है वो है इमेज सेगमेंटेशन। इमेज सेगमेंटेशन आपकी क्या होती है, एक एक पिक्सल को सिलेक्ट करना जो उस ऑब्जेक्ट का है। लाइक मैं कार कहता हूं तो उस पिक्चर में कार के जितने पिक्सल्स हैं वो आप क्लासिफाई करें, ठीक है, उनको सिलेक्ट कर लें और उनको मैप कर लें किसी भी पर्टिकुलर कलर से। तो ये आपकी 3 जो कि हम एक मिनट दोस्तों आवाज आ रही है? यस सर, आपकी आ रही आवाज। ठीक है, तो ये 3 प्रॉब्लम्स हैं जो कि हम इस चैप्टर के अंदर फोकस करेंगे और यकीनन आप लोग को ये सारे काम आते हैं। इमेज क्लासिफिकेशन के ऊपर आपने चैप्टर 5 के अंदर पहले काम किया हुआ है डीप लर्निंग वाली बुक से। फिर हमारे पास है ऑब्जेक्ट डिटेक्शन। ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के लिए हम जो बेस्ट एल्गोरिथम पढ़ते हैं क्या है यू वंस लुक या येलो यू ओनली लुक YO, वंस, हाँ यू ओनली लुक वंस, बिल्कुल ऐसा ही है, YOLO, यू ओनली लुक वंस। देखिए, इंसान भी एकदम से पिक्चर को एक टाइम में बस वो स्लाइड करता है और पूरे पूरे उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट होते हैं उनको अपने जहन में डिटेक्ट कर लेता है और फिर उनको क्लासिफाई करता है। तो सेम उसी कॉन्सेप्ट से कि आपने एक दफ़ा देखा और उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं उनके ऊपर आपने चकोर डब्बे बना देने, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस है, उसको हम बहुत डीपली पढ़ेंगे येलो को इस वाले चैप्टर में नहीं। नेक्स्ट जो बुक है कंप्यूटर विजन, उसमें भी चैप्टर 5 है, इत्तेफाक है। तो कंप्यूटर विजन के सारे चैप्टर जो मुझे मिले हैं वो अभी तक तमाम किताबों में चैप्टर 5 पे ही मिल रहे हैं। तो वहां भी हम देखेंगे कि येलो किस तरह काम करता है, बहुत डीपली उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, इमेज क्लासिफिकेशन हो गया, इमेज ऑब्जेक्ट डिटेक्शन हो गया, और फिर क्या इमेज सेगमेंटेशन।
तो आई थिंक आज से पहले आप में से किसी ने भी इमेज सेगमेंटेशन पे काम नहीं किया हुआ, या किसी ने किया हुआ है? नहीं किया हुआ। सर मैंने ठीक है। थ्योरी पढ़ी है सिर्फ। सर इसकी एक क्वेश्चन था सर इसके ऊपर। सर हम लास्ट टाइम हमने तो जैसे इमेज नेट वगैरह है सर, इसमें हमने डिफरेंट न्यूरल नेट इस्तेमाल किए थे उसके ऊपर इमेज क्लासिफिकेशन के लिए, जिसमें हमारे पास हम एक टॉप लेयर लगाते थे डेंसिटी, उसके ऊपर आगे हम उसकी लेबलिंग कर लेते थे। सर एक क्वेश्चन था सर, हम किसी एक न्यूरल नेटवर्क को हर चीज रिकॉग्नाइज करने के लिए तो ट्रेन नहीं कर सकते ना? नहीं, हर चीज को, यानी आप हर काम करने के लिए आपको अलग अलग न्यूरल नेटवर्क ट्रेन करना पड़ेंगे, अलग अलग नेटवर्क। जी सर, मतलब कि हर स्पेसिफिक, अगर अपने कार रिकॉग्नाइज करनी है, डॉग रिकॉग्नाइज करना है, तो आपको डिफरेंट न्यूरल नेट्स ट्रेन करने पड़ेंगे जो कि वो रिकॉग्नाइज करने के लिए उसके, और फिर उनको एक साथ डिप्लॉय करना पड़ेगा इसके लिए इमेज जो है ना क्लासिफिकेशन या सेगमेंटेशन के लिए। नहीं देखो, एक साथ भी ट्रेन हो सकते हैं। जैसे इमेज नेट की हम बात करते हैं, उसके अंदर 1000 कैटेगरी है ना, अब हमारे काम की तो 3 कैटेगरी थी। ठीक है, तो हो सकता है, लेकिन उसके लिए हाँ, उन सबको डेटा को एक साथ आपको रखना पड़ेगा, फिर अपने मॉडल को ट्यून करना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आप ट्रेनिंग करवा दें। ठीक है, या प्री ट्रेन मॉड्यूल जो है उनको इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको आप फाइन ट्यून ट्रांसफर लर्निंग के जरिए आप इम्प्रूव कर लें। सर वैसे तो हम इस्तेमाल करते हैं कन्वोल्यूशन लेयर्स इस्तेमाल करते हैं, बेसिकली हम स्टैटिस्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होते हैं ना उसके अंदर भी। तो अगर एक हम न्यूरल नेट ट्रेन करें जिसमें सपोज करें कि हमारे पास एनिमल्स हैं और स्मॉल साइज एनिमल्स हैं, और हम सारे के सारे एक साथ ट्रेन करने लगे, तो जितना उनमें डिफरेंस हम कम देंगे, यानी कि कैट्स हो गए या लिंक्स हो गए, दो किस्म की कैट्स हैं, सिमिलर साइज है, एक जंगली है और एक डोमेस्टिकेटेड हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें हम मुख्तलिफ किस्म के ट्रेन कर रहे हैं उसके ऊपर। तो जितना उनके दरमियान डिफरेंस कम होगा उतना हमारे एम्बिगुअस हो जाएगा ना सर जो रिजल्ट्स होंगे। देखो वही डेटा सेट जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा फिर आपको कैट को ही सिर्फ ट्रेन करवाने के लिए आपको लाइक 1 लाख तस्वीरें चाहिए। ठीक है, तो वो बेहतर रिप्रेजेंटेशन होती। अब आपने क्या किया हुआ, हर उसके 1000 तस्वीरें उठाई हुई हैं, और फिर आपका डेटा सेट तमाम चीज़ों को लर्न करने के लिए इनफ नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो फिर आप एक छोटा नेटवर्क ट्रेन करें जिसके अंदर कैट और डॉग की ही आप पिक्चर्स लें। तो ये डिपेंड करता है कि आप सॉल्यूशन किस तरह बना रहे हैं। तो ये इटरेटिव यानी एक पिक्चर के अंदर से ना वो न्यूरल नेट है ना, वो अपना ही सिर्फ डिटेक्ट करे जो उसका है, वो मतलब कि सारे इमेजेस को स्कैन करे, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है ना वो इसलिए ऐसे बताया कि ये वाली मुझे लगता है कि इस पोर्शन में ना इमेज के कैट ज्यादा है, इस तरह करके डिटेक्ट करे। फिर ये इमेज सेगमेंटेशन वाला वही काम करेगा ना, हम फिर क्लासिफिकेशन नहीं, फिर हम सेगमेंटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो हम फिर सेगमेंटेशन के ऊपर काम करेंगे और वो सिलेक्ट करेगा कि कौन से पिक्सल की कितनी इंपॉर्टेंस है और वो कौन सी क्लास से बिलोंग करता है। तो ये चीजें हम देखेंगे। ठीक है सर। ठीक है जी। अच्छा जी, तो बस ये चैप्टर 5 होगा। अब हम आप सबकी, अच्छा ये सबकी ही रिक्वेस्ट है या हमें चैप्टर 5 पढ़ना चाहिए, वोटिंग कर लें, या आप लोग रिव्यू करेंगे चैप्टर 1 से चैप्टर 3 रिव्यू बेहतर रहेगा सर। रिव्यू हाफ आवर के अंदर रिव्यू कर लेते हैं। एक मिनट हैंड रेस कर लें, कितने लोग कहते हैं रिव्यू? हैंड रेस का ऑप्शन है। सर रिव्यू से ये है कि फिर हमारी क्विज की भी तैयारी रही कुछ। ओके, अभी तक 22 लोगों ने रिव्यू, 60 में से 23 अभी तक हुए हैं भाई। बस 23 लोग कह रहे हैं, 50% भी नहीं आ रहा, 51% तो करें। 24 मॉडल को ट्यूनिंग की जरूरत है, ऑप्टिमाइज नहीं है। किसका? आप लोग भाई अभी तक बाकी उन्हें हो सकता है तैयारी कर ली हो पहले। 25, 26 थोड़ा सा और चाहिए बस हम, यानी आप लोग 27। सर आप अपना भी हाथ शामिल कर लें। भाई हम 2 बंदों को तो सर अपने निकाल आप दे को तो शामिल फिर करें ना सर, वो फिर सर हम लोग इंटर क्वार्टाइल हो गए हैं सर, हो गए हैं। 28 हुए हैं, सिर्फ 2 और सर मैं चाहिए। सोच रहा हूँ दूसरा हैंड कैसे रेज करूँ। ठीक है, चले सही, 30 हो गए। सर आर्टिफिशियल डेटा डाल दे। नहीं, कभी भी हमें ना डेटा को मैनिपुलेट नहीं हो करना। सकता है आधे एक्टिव ना हो। नहीं सही है, माशाल्लाह 30 हो गए।
ठीक है, और बाकी जो हमारे यानी 50% बच्चे बचे हैं, तो गुड भाई, आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, चले जी। तो अब मुझे ये बताएं कि जो बाकी हमारे पास 50% बच्चे बचे हैं, उनमें से कोई यानी डिफाइन करना चाहेगा चीजें, क्यों तैयारी तो आप लोगों ने कर ली है ना वॉलंटियर के? यस सर, चैप्टर 1 में बताना चाहूंगा, उसमें जो भी आपने मेन पॉइंट्स निकाले होंगे, अपने बुलेट्स बनाए होंगे, अपने हाईलाइट किए होंगे, जिस तरह आप पेपर को याद करते हैं। जी, है कोई मर्द मुजाहिद? कोई भी नहीं है? अशर ने कुछ कहा है, लेकिन अशर की वॉइस थोड़ी हमें सही नहीं आ रही। अशर कुछ कह रहे हैं आप? अच्छा, आपकी वॉइस का इशू है। ठीक है, माइक वगैरह चेंज करें ना, ताकि हम आप बता सकें चीजें। ठीक है जी, और कोई? हिना, आप बताना चाहेंगी? ठीक है भाई, कोई भी ना शामिल नहीं होगा। मुदस्सिर, आप बताना चाहेंगे जो भी पॉइंट्स? अच्छा, मुदस्सिर ने तो वैसे रिव्यू के लिए हाथ उठाया हुआ है, तो उनमें से हम पूछते हैं जिन्होंने हाथ नहीं उठाए हुए ना। अच्छा जी, चलें जी, मुझे लग रहा है कि हिम्मत अभी तक कोई नहीं कर रहा, तो मैं स्टार्ट कर दूं फिर, यही चाह रहे हैं आप लोग। ठीक है जी, चैप्टर 1 जो है, इसके अंदर आपको सेज मेकर का इंट्रोडक्शन करवाया गया है। ठीक है, इंट्रोडक्शन क्या करवाया है, हम टॉप इसकी जो हेडिंग्स हैं ना, उन्हीं को देखते हैं और फिर उसको हम देख लेते हैं। मशीन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पहले डेवऑप अलग काम करते थे, मशीन लर्निंग इंजीनियर अलग काम करते थे। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती थी कि मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो डेवऑप को कहता है कि भाई प्रोडक्शन का जो यानी सर्वर है वो मुझे चाहिए, इस टाइम के लिए चाहिए। अब जब भी इसको कोई अपना मॉडल ट्रेन करना हो, हर दफ़ा अपनी रिक्वायरमेंट लेके जाता है। डेवऑप बेचारा अपना काम वैसे कर रहा होता है, उसको बोलता है यार सब काम छोड़ो, मेरे काम के लिए मुझे ये चीज़ एक इंस्टेंस बना के दे दो। तो अब ये भी यानी एक दूसरे से तंग रहते थे, या जब भी जाओ वो बिजी होता है, या ये हर दफ़ा मेरे पास उठ के आ जाता है, तो प्रॉब्लम थी। ठीक है, आपकी दोस्ती बहुत अच्छी भी थी उसके साथ, लेकिन क्लैश यानी आता था, क्योंकि जब आप अपने काम में बिजी हो तो फिर दूसरे का काम करना आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, आप फेवर दे देते हैं लेकिन आपके लिए बड़ा मुश्किल होता है। तो ये इस तरह की चीजें थी। मशीन लर्निंग इंजीनियर की बहुत सारी प्रॉब्लम थी। जब भी ये काम करने जाता है कहीं पे भी, एक नए इन्वायरमेंट में, वहाँ पे एक मशीन खरीदी जाती है, उस मशीन में लिनक्स को इंस्टॉल किया जाता है, पाइथन को इंस्टॉल किया जाता है, और मशीन लर्निंग के हजारों पैकेजेस हैं जो कि वो मशीन लर्निंग इंजीनियर इस्तेमाल करता है, उसे वो सारी चीज़ें अपनी मशीन में इंस्टॉल करना पड़ती हैं। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉब्लम थी। तो अच्छा, और हर दफा कोई भी अपडेट आती है तो इसे अपने उन पैकेज को अपडेट भी करना पड़ता है, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो अब क्या हुआ, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की, क्योंकि हम मशीन लर्निंग इंजीनियर डेटा साइंटिस्ट को ही ज्यादा वो कर रहे हैं, और ये प्रोडक्शन के लिए बनाया गया है आपका सेज मेकर। तो इस वजह से मशीन लर्निंग इंजीनियर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपके सामने रखी गई। तो मशीन लर्निंग हमने देखा कि भाई टूल्स को वो कलेक्ट करता है, उसके लिए आईडी भी उसको चाहिए, डेटा को मैनेज कहाँ करना है, डेटा रखना कहाँ है, उसके पास अगर यानी मशीन अच्छी नहीं है, वो घर चले आता, उसके पास एक्सेस नहीं होता। तो सेज मेकर ये कहता है कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सॉल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आपको मशीन, हैवी मशीन चाहिए, जीपीयू चाहिए, टीपीयू चाहिए, जो हार्डवेयर जब चाहिए मैं जब आपको अवेलेबल करूंगा। ठीक है, फिर वो कहता है कि आपको क्लस्टर चाहिए, बिग डेटा पे काम करना, मैं आपको अवेलेबल करूंगा। आपको कोई चीज इंस्टॉलेशन करनी है, वो इंस्टॉल किया हुआ भी मैं आपके पास इंस्टेंस रखूंगा, आप जैसे मेरे पास आएंगे बोलेंगे फला इंस्टेंस चाहिए, फला हार्डवेयर के साथ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, फिर तीसरी चीज ये कह रहा है कि आपको किसी मॉडल के ऊपर काम करना है, उसका आर्किटेक्चर आपको चाहिए, प्री बिल्ड एल्गोरिथम चाहिए, वो भी मैं आपको दे दूंगा। तो मशीन लर्निंग इंजीनियर्स की, डेटा साइंटिस्ट की जिंदगी को आसान कर दिया है किसने? आपके सेज मेकर ने। तो दूसरी चीज, जब आप कर लेते हैं चीजें, एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, मॉडल बना लेते हैं, तो वो मॉडल आपकी प्रोडक्शन में चलना होता है। तो प्रोडक्शन में चलने के लिए फ्लास्क, एनजीएक्स, आपका सर्वर और बहुत सारी चीजें आपको कॉन्फ़िगर करने के बाद उसको डिप्लॉय करना होती है, और डिप्लॉयमेंट वाला काम भी आपका डेवऑप करता है।
तो यार अलग अलग आप उसको फिर लेके जाओगे, यार मैंने काम कर दिया, जरा इसको डिप्लॉय कर दो, बोले अच्छा यार मेरे पास आज तो टाइम नहीं, मैं कल कर दूंगा। तो आपकी वो टेस्टिंग, वो सारी चीजें जो आप रिजल्ट देखना चाह रहे हैं अभी देख ही नहीं सकते। कल वो डिप्लॉय करेगा, परसों आके आप उसको यानी देखेंगे, टेस्ट करेंगे, फिर पता चलेगा वो सही हुआ भी है नहीं, थोड़ी सी चेंजिंग आई, फिर आप डेवऑफ के पास जाएं। तो ये प्रॉब्लम्स थी जब आप मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। सेजमेकर इसी काम के लिए बनाया कि आपकी ज़िंदगी आसान कर दें। सेजमेकर की कैपेबिलिटीज़ क्या हैं जो मैंने अभी आपको बता दी है कि ये आपको हार्डवेयर प्रोवाइड करता है, दुनिया का अच्छे से अच्छा आपको हार्डवेयर चाहिए, आगे क्वांटम कंप्यूटिंग भी आएगी, ये आपको चीज़ें प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपको उस हार्डवेयर में क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है वो आपको इंस्टॉल करी हुई मिलेंगी, ये भी आपको गारंटी देता है। फिर उसके बाद आप मशीन लर्निंग के किसी प्रोजेक्ट एल्गोरिथम पे काम करना चाह रहे हैं तो बहुत सारे एल्गोरिथम प्री बिल्ड इन्होंने बहुत मैच्योर आर्किटेक्चर के साथ बना के रखे हैं। आप कहो कि यार मुझे रिकमेंडेशन बनाना है, अच्छा कोई मसला नहीं है, आपको उठा के दे देगा उसका इंस्टेंस, मशीन के साथ हार्डवेयर के साथ जस्ट डिप्लॉय करें, प्रोडक्शन में इस्तेमाल करें, थोड़ी सी उसकी फाइन ट्यून करके। सेजमेकर लोकल मशीन में चल सकता है, सेजमेकर स्टूडियो आपने इस्तेमाल किया है, और आपके पास जंप स्टार्टअप ये थोड़ा फास्ट चल जाता है लेकिन उसके अंदर कंप्लीट चीज़ें नहीं होती। ठीक है, तो मैं ये रिकमेंड करूंगा सेजमेकर स्टूडियो पे आप करें। अच्छा, डिप्लॉइंग वन क्लिक का हमारे पास सॉल्यूशन है, वो तो आपको पता है कि जस्ट आप डिप्लॉय करते हैं और वो डिप्लॉय हो जाता है। एक्सक्यूज मी सर। जी हाँ सर। सर ये थोड़ा सा जंप स्टार्ट के बारे में बताइएगा, ये क्या चीज़ है? देखिए जंप स्टार्ट ये कह रहा है ना, डिप्लॉय वन क्लिक सॉल्यूशन। आपने जो अभी मॉडल बनाया नीचे देखा था, आपने डिप्लॉय किया था डॉट डिप्लॉय का मेथड, तो आपने पूरा जो आर्किटेक्चर बनाया है जस्ट डिप्लॉय करते हैं, वो यूआरएल आपको दे देता है, वो यूआरएल उठा के आप अपनी प्रोडक्शन टीम को दे दें कि यार इसको इस्तेमाल करो। तब किसी को भी यानी वो चीज़ चाहिए कि भाई ये फीचर्स है, मुझे बताओ इस घर के प्राइस क्या होंगे, वो हमारी एपीआई को भेजेगा, हमारे एपीआई हमारे एल्गोरिथम से गुजार के बता देगा कि इसके प्राइस क्या होंगे। तो वन क्लिक डिप्लॉयमेंट सॉल्यूशन यहाँ पे मौजूद है। वन क्लिक का मतलब आपने देख लिया कि डॉट डिप्लॉय करना पड़ता है, और ये डिप्लॉयमेंट वाला जो काम है आप जीयूआई इंटरफेस से भी कर सकते हैं, जो कि ये चैप्टर 2 में आई थिंक बता भी रहा है। ओके सर। सर आपकी रिव्यू फर्स्ट बुक से करवा रही है सेकंड एडिशन? ये सेकंड एडिशन है ना, इसमें कुछ हाईलाइट नहीं है। ठीक है सर ये फर्स्ट लग रही है, इसमें थोड़ी चीजें आपने 5 में बताई हैं, चैप्टर 5 में, वो इसमें नहीं है सेकंड में। अच्छा, ये अगर फर्स्ट होती आई थिंक ये हाईलाइट हुई भी होती ना, मैंने तो इसमें कुछ हाईलाइट ही नहीं किया हुआ। ठीक है, ये सेकंड है आई थिंक। सर इस बुक में वो काफी एग्जाम, वो एलिस वाली जो एग्जांपल है यहाँ पे नहीं है, इसमें काफी कुछ नहीं है। ये सेकंड ही है, सेकंड ही है। मैं यही कह रहा हूँ, मैं सेकंड से करा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा भी यही कहना है कि हम सेकंड से ही करा रहे हैं। ठीक है, अच्छा मैं अब बुलेट्स को देख के करूँगा क्योंकि हमारे पास टाइम कम है। हम बुलेट्स को देख के हम डिस्कस करेंगे कि बुलेट्स क्या हैं। ठीक है, हम टॉपिक पे नहीं जा रहे। सबसे पहले हमने देख लिया भाई, आप क्या कर सकते हैं, एसडीके इंस्टॉल कर सकते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट में। आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाया, एनाकोंडा से भी बनाया था और वर्चुअल पाइथन से भी बनाया था। तो आपने एक वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना और उसके अंदर आप चीज़ें क्या कर सकते हैं, सेजमेकर को इंस्टॉल कर सकते हैं। कोई मुझे बताएगा वर्चुअल एनवायरनमेंट का फ़ायदा क्या है? वो सर सिक्योरिटी पहले पे रहता है। अब्दुल्ला आपकी वॉइस थोड़ी सी होती है, माइक की वॉइस स्लो करके बोलें। आवाज ठीक है जी, आप बोलें सर। वर्चुअल एनवायरनमेंट भी हैंडल कर सकते हैं सेजमेकर को। मैं ही बता देता हूँ, मुझे थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम लग रही है। देखिए सर वर्चुअल एनवायरनमेंट्स में सर डिफरेंट आप एपीआईज को और डिफरेंट आप लाइब्रेरीज को ओवरले कर सकते हैं विदाउट आप बेस लाइब्रेरीज के साथ प्रोग्राम की किए बगैर, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप वर्चुअल एनवायरनमेंट को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन आपको बेस लाइब्रेरीज बार बार री इंस्टॉल नहीं करने की जरूरत पड़ती। सर ऐसा कुछ सर उसमें था। ठीक है, फायदा वर्चुअल एनवायरनमेंट का। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें हैं। अच्छा मैं जी उससे बचा जा सकता है और हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी डिपेंडेंसीज वो सेपरेट इंस्टॉल हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है, अच्छा अब मैं शॉर्ट पॉइंट में कर देता हूँ। देखो आपकी जो लोकल मशीन है ना, आपका जो जनरल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर पाइथन की आपने 2000 पैकेजेस इंस्टॉल किए हुए पिप इंस्टॉल करके। ठीक है,
अच्छा, अब जब आप इसको AWS के ऊपर डिप्लॉय करेंगे तो ये 2000 यानी पहले पाइथन इंस्टॉल होगी, फिर 2000 जो आपके पैकेजेस हैं वो इंस्टॉल होंगे, और उसके बाद फिर आपके ना पाइथन यानी एक फ्लास्क की ऐप चलेगी बस, जिस पे लिखा होगा हेलो वर्ल्ड। तो मुझे ये बताएं कि 200 पैकेजेस जर्नल जो आपके थे सर्वर पे डिप्लॉय करते वक्त इंस्टॉल करना क्या सही डिसीजन था? मुझे तो सिर्फ और सिर्फ फ्लास्क चाहिए थी, बाकी के जो 2000 यानी 999 जो आपके थे, लाइक कितने हो गए 1999 जो आपके यानी पैकेजेस हैं वो मेरे किसी काम के नहीं थे। इनका स्टोरेज, इनकी यानी अपलोडिंग टाइम, ये सारा जितना लगा ये सब का सब बेकार गया और उसके ऊपर मेरी कॉस्ट आ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम एक वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं। ये समझे एक बिल्कुल नई मशीन है, आइसोलेट मशीन, इसके अंदर आपने अलग से सिर्फ फ्लास्क इंस्टॉल की, तो इस मशीन में इस वर्चुअल इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ फ्लास्क इंस्टॉल होगी। तो अब ये फायदा है, जैसे मैं इसको डिप्लॉय करूंगा तो ये पाइथन के साथ सिर्फ फ्लास्क को इंस्टॉल करेगा आपके प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है। ठीक है, तो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लिया, उसके अंदर जो आपकी मर्जी की चीजें वो आपने इंस्टॉल की, और आपका जो बेस इन्वायरमेंट है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद आप एनाकोंडा से बना लें या फिर किससे बना लें, आप वर्चुअल इन्वायरमेंट क्या आपके पास लाइब्रेरी पाइथन से बनाते हैं, पाइथन 3 से, तो वो आप बना सकते हैं। ये सारा आपको आता है। AWS परमिशंस, IAM यूजर याद है दोस्तों, रूट यूजर, IAM यूजर, इन दोनों में फर्क क्या है? सर रूट यूज़र जो है वो उसके पास सारी पावर्स होती हैं, और जो IAM यूज़र है उसको आप कुछ पावर्स दे सकते हैं, पावर कंट्रोल कर सकते हैं, एडमिन बना सकते हैं, कोई रोल असाइन कर सकते हैं। इस तरह आप जो है ना परमिशंस पर मतलब कंट्रोल रखते हैं कि कौन कितना यूज़ करता है, किस सर्विस को यूज़ करता है। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो रूट यूजर जिससे बिलिंग होती है, बिलिंग्स हमेशा जो होती हैं वो रूट यूजर, और रूट यूजर एक ही होता है। ठीक है, तो वो सारी पावर उसके पास है। ये क्या करता है कि जितने लोग इसके पास टीम में ऐड होते रहते हैं ये उनको IAM यूजर बना के देता रहता है, और उनकी जो रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से। एक बंदा सिर्फ डेटाबेस पे काम करेगा तो उसको डेटाबेस का एक्सेस दिया, एक बंदा सिर्फ और सिर्फ काम करेगा सेज मेकर पे तो उसको सेज मेकर का एक्सेस दिया। तो जो बंदा जिस चीज पे काम करता है उसी का एक्सेस ये प्रोवाइड करता है रूट यूजर। तो रूट यूजर पेरेंट हो गया और बाकी उसके चाइल्ड हो गए। ये जब चाहे अपने चाइल्ड यूजर को खत्म कर सकता है, उसके राइट्स चेंज कर सकता है, जो कुछ करना चाहे। ठीक है, और बहुत सारे फायदे हैं IAM यूजर के, कि पर्टिकुलर हम जब प्रोडक्शन मशीन बनाते हैं ना, तो हर मशीन के ऊपर भी जो आपके पास यानी कनेक्टिविटी होती है, राइट। देखें ATM चल रहा है ना, ATM कोई इंसान तो इस्तेमाल नहीं कर रहा। ठीक है, तो अब ATM से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी और आपके पैसे यानी विड्रॉ आप करते हैं और आपके अकाउंट से वो डिटेक्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या किया हुआ है, आपके बैंक के लिए एक IAM यूजर बना के दिया हुआ है, लिंक वन वालों ने या वन लिंक वालों ने, जिसने भी। तो अब क्या होता है कि आपका बैंक कनेक्ट है इस यूजर से, तो ATM से जब भी रिक्वेस्ट आती है वो आपकी डेटाबेस में जाके पैसों को माइनस करता है। तो वो जो काम हो रहा है उसके लिए भी एक IAM यूजर बना हुआ है। तो ये इसके फायदे होते हैं IAM यूजर। ठीक है, ये जस्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, कहीं आप जाके ये कोड कर रहे हो कि ये इस तरह काम करता है। तो जस्ट हमने एक सिनेरियो क्रिएट किया है कि हर मशीन के लिए, ATM के लिए एक अलग IAM यूजर है, आप डिटेल ऐप इस्तेमाल करते हैं उसके लिए अलग है, आप इंटरनेट बैंकिंग इस्तेमाल करते हैं उसके लिए एक अलग IAM यूजर है। इसी तरह और भी इनकी जो सर्विसेज हैं, आप बैंक के थ्रू टेलर के पास जाके कोई ट्रांजेक्शन करवाते हैं तो वो उसका IAM यूजर सिस्टम से कनेक्ट होकर डेटाबेस से कनेक्ट होता है, उसका IAM यूजर अलग है। तो हर सिस्टम के लिए हम एक अलग IAM यूजर बना सकते हैं प्रोडक्शन के लिए, ताकि हमें पता हो कि ये चीज़ कहाँ से किसने इंसर्ट की। सेजमेकर स्टूडियो क्या भला है भाई, कोई बताएगा? जी दोस्तों, सर इसमें हमारे पास डिफरेंट बुक्स होती हैं जिसमें हम परफॉर्म करते हैं सर AI के सारे टास्क को, नोटबुक इंस्टेंसेस, ट्रेनिंग जॉब, लेबलिंग जॉब, इसमें हम सारा कुछ पिकअप करते हैं। सेज मेकर का ऑनलाइन नोटबुक इंस्टेंस है। जस्ट लाइक एक एडिटर है जो कि हम ऑनलाइन यूज करते हैं, और इसमें तमाम जो मशीन लर्निंग के इसके अलावा दूसरे प्रोजेक्ट्स हम इस पर अपलोड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और तैयार कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह के
सेज मेकर स्टूडियो एक कंप्लीट सॉल्यूशन है मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए। ठीक है, कंप्लीट सॉल्यूशन का मतलब ये है कि यहाँ से आप कंसोल पे भी काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप यूज़र इंटरफेस जो दिया हुआ है उस पर भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप जुपिटर नोटबुक पे भी काम कर सकते हैं। यहाँ पे आप यानी काम करने के बाद उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। डिप्लॉय जो हुआ है उनकी चेंजिंग और बेशुमार चीज़ें आप सेज मेकर स्टूडियो से कर सकते हैं। तो सेज मेकर स्टूडियो मशीन लर्नर्स के लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन है क्लाउड बेस्ड। ठीक है, सेज मेकर स्टूडियो जो है ये क्लाउड बेस्ड है, क्लाउड पे ही चलता है। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है, वन क्लिक डिप्लॉयमेंट। तो वन क्लिक डिप्लॉयमेंट आपने देखा था कि बेस्ट आपके पास जो यानी क्या नाम है आता है मॉडल जिसकी एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा होती है। अच्छा देखो, मैं बार बार एक्यूरेसी का वर्ड इस्तेमाल करता हूँ हर प्रॉब्लम के हिसाब से, उसके कंफ्यूजन मैट्रिक्स की जो भी इंपॉर्टेंस होती है ना वो मैटर करती है। एक्यूरेसी, बाज़ औक़ात एक्यूरेसी की जगह हम रिकॉल देखते हैं, प्रिसिशन देखते हैं, वन बीटा स्कोर देखते हैं, F1 स्कोर देखते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से स्कोर, तो एक्यूरेसी का वर्ड हरगिज़ ये ना कंसिडर किएगा कि उसका फार्मूला भी एक्यूरेसी का होगा, वो प्रिसिशन रिकॉल वगैरह भी हो सकती है। तो डिपेंड करता है आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, तो हम उसको वन क्लिक डिप्लॉय कर सकते हैं। आपका जो मॉडल है उसके ऊपर राइट क्लिक करना, डिप्लॉय कर देना, या वो भी नहीं करना चाह रहे तो आपने चैप्टर 3 चैप्टर 4 के अंदर देखा है कि आप कोड के जरिए एसडीके की मदद से भी डिप्लॉय कर सकते हैं। तो हम एसडीके की मदद से ये काम करते हैं। ये आपको चैप्टर 1 था, डिप्लॉयमेंट वाला पूरा पार्ट इसमें बताया हुआ है। डिप्लॉय सॉल्यूशन, डिप्लॉय मॉडल, फाइन ट्यून मॉडल, ये चीज़ें हमें आती हैं। चैप्टर 2 में हमने क्या चीज़ें पढ़ी दोस्तों? चैप्टर 2 टोटली जो है वो आपको ग्राउंड ट्रूथ के बारे में बता रहे हैं। हमारे पास 3 तरह की सर्विसेज हैं ग्राउंड ट्रूथ यानी लेबलिंग करवाना। वो 3 तरह की सर्विसेज क्या क्या हैं दोस्तों? हम अपने डेटा को, हाँ जी, मैकेनिकल ट्रूथ के नाम से, ठीक है। तो अपनी प्राइवेट फोर्स है और एक है वेंडर्स। मैं सर मुख्तलिफ सर्विसेज ऑफर करते हैं बहुत सारे लोग, आप उसको भी पुट इन कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट फोर्स भी बना सकते हैं अगर आप डाटा शेयर नहीं करना चाह रहे। तो मैकेनिकल टर्क जो होता है ना, वो आपका जो काम होता है ना लेबलिंग का, वो डिवाइड कर देता है मैसेज के ऊपर, मतलब कि लोग बैठे होते हैं दूसरी तरफ जो लेबलिंग के लिए करते हैं काम, उसके लिए आपके वो खर्च होता है उसमें, मतलब कि जो भी आपका मॉनेटरी उसका अमाउंट है वो खर्च होती है। और जो प्राइवेट होता है उसमें यह है कि आप इनविटेशन से, आप ईमेल से बुला सकते हैं लोगों को लेबलिंग करने के लिए, अगर आपने इन हाउस रखना है कोई चीज़ को। ठीक है, अच्छा अब देखिए 3 तरह से मैं लेबलिंग करवा सकता हूँ। मेरे पास डॉग एंड कैट की इमेजेस हैं। मैंने दुनिया में जितने लोग, अमेजोन की एक सर्विस है मैकेनिकल ट्रूथ या कुछ इस तरह, यानी वो वेबसाइट है अलग से, वहाँ पे जाके हम करते हैं। हमने वहाँ पे जाके अपनी तस्वीरें अपलोड करी S3 के अंदर और वहाँ पे जॉब असाइन कर दी, और वो जॉब मैंने ओपन सोर्स कर दी कि भाई पूरी दुनिया से कोई भी बंदा कनेक्ट हो, वो सिर्फ बता दे डॉग एंड कैट कहाँ पे, उसके गिर्द एक रेक्टेंगल आउटलाइन बना दो, ये जॉब बनाई। ठीक है, अच्छा अब ये जो जॉब है मैंने ओपन सोर्स रखी है, दुनिया में कोई भी बंदा उस वेबसाइट के थ्रू आके एक तस्वीर को क्या कर सकता है, लेबल कर सकता है। तो इंडिविजुअल कोई भी बंदा, कोई उसके पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कोई भी हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका, क्योंकि वो डेटा जो है बहुत सेंसिटिव है और उसको कुछ एक्सपर्ट लोग ही समझ सकते हैं, लाइक बैंकिंग का डेटा है, तो बैंकर ही उसको यानी बता सकता है ना कि यार इसका मतलब क्या होता है, टैक्सेशन का मतलब कोई प्रॉब्लम है तो फाइनेंस एक्सपर्ट ही आपको बता सकते हैं ना कि यार ये टैक्स की कौन कौन सी प्रॉब्लम के लिए क्या चीज़ लेबल करना पड़ेगा। तो रेलिवेंट जो आपके पर्सन है उनसे आपको करवाना है, तो उसके लिए आपके पास वेंडर्स बैठे हुए हैं, स्पेशलाइजेशन यानी जो आपको डेटा लेबल करके देते हैं वो लोग बैठे हुए हैं, तो आप उनको देते हैं ये काम, उस कंपनी को देते हैं, तो वेंडर के थ्रू करवा सकते हैं। और तीसरा है कि आप इंडिविजुअल खुद करवा सकते हैं। तो ये आपके पास क्या है, लेबलिंग की टास्क है। ठीक है जी, इसमें तो कोई मसला नहीं है। यूजिंग वर्क फोर्स है, प्राइवेट वर्क फोर्स है, डेटा को अपलोड करना बता रहा है, क्योंकि ये सारे काम हमने करे हुए हैं, तो जस्ट हम देख लें कि अपलोड करना सिंपल हमारे लिए आसान है। फिर उसके बाद क्या है, आपने लेबलिंग जॉब क्रिएट की थी, आपने एक लेबल डेटा करके भी देखा था, टैक्स डेटा को लेबल करना आपने देखा था, तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें सीखी थी।
फिर क्या है, ट्रांसफॉर्म डेटा विद Amazon SageMaker डेटा रैगलिंग। अच्छा, अब ये जो रैगलिंग वाला डेटा है, रैगलिंग का मतलब क्या है भाई, आपने डेटा अपलोड किया है, ठीक है, और रेगुलर जो है वो क्या करता है, आपकी वही पाइपलाइन पूरी हम बना रहे हैं ना, आपने डेटा अपलोड किया, 4-5 जगह से डेटा आ रहा है, उनको ज्वाइन लगाते हैं, ज्वाइन लगाने के बाद मिसिंग वैल्यू वगैरह को हैंडल करते हैं, ठीक है, नॉर्मलाइज करते हैं, और इस तरह के सारे काम प्री प्रोसेसिंग, तो वो सारे काम जो हैं आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया देखें भाई, बैंक का डेटा था उसे अपलोड किया है, S3 बकेट के अंदर कॉपी पेस्ट किया है, और ये क्या है आपके पास रेगुलर फ्लो अपलोड होने के बाद ऑटो पायलट याद है ना दोस्तों, जी सर। ये डेटा आपके पास आ रहा है, ऑटो पायलट खुद ही सेग्रीगेट करते डेटा को सर। हाँ ऑटो पायलट तो सारे काम खुद कर देता है ना, ये विजुलाइज वगैरह करवा रहा है। ऑटो पायलट ये बता रही है ना, देखिए क्या कर रहा है, मैनेज कॉलम मैनेज कॉलम मैनेज कॉलम मैनेज कॉलम, इनकोड कैटेगोरिकल डेटा मैनेज कॉलम करता हुआ जा रहा है, किया क्या है इसमें। सर ये एग्जैक्टली ड्रैग एंड डाउन होता है, ये टेबल के जो कंटेंट्स वगैरह होते हैं वहीं से सिलेक्शन होती है, जैसे हम लोग उसको कोडिंग वगैरह देते हैं और ये कोडिंग के बजाय ये वही डेटा से, यानी टेबल उन्होंने दिया होता है टेबल से ही सिलेक्शन होती है सर, ये सारा ऑटोमेटिक टाइप का होता है सर। ठीक है, यानी यूजर इंटरफेस है, आप वहां से या जाके एग्जैक्टली सर, जैसे ऑटो मशीन लर्निंग का हमने जो प्रोजेक्ट चलाया हुआ था, एग्जैक्टली इसमें जो डाटा की रैंकिंग वगैरह होती है उसको इसमें जितनी मिसिंग और जो ड्रॉप डाउन करनी होती है वो सारी हम लोग ऑटोमेटिक करते हैं। ठीक है, तो विजुलाइज करते हुए अब देखिए यहाँ पे डेटा एग्जैक्टली 5 टैब आ रहे हैं, 1 2 3 4। पहला टैब है इंपोर्ट करना, आपको जो भी डेटा है आपने उस फाइल को, जो भी हमारे बैंक का डेटा था वो इंपोर्ट किया है, उसकी प्रिपरेशन की थी, मिसिंग वैल्यू वगैरह हैंडल की थी, मिसिंग हैंडल करने के बाद आपने उसको विजुलाइज करवाया था कि भाई क्या डेटा किस चीज़ को शो करता है, एंड फाइनली उसको आप एक्सपोर्ट कर देते हैं वो सारे कॉलम जो आप अपने डेटा में इस्तेमाल करेंगे, तो आपका डेटा रेडी हो गया, उसको आप यानी डाउनलोड कर लें या आगे फिर यानी उसको S3 में सेव करवा दें, और फिर पाईटॉर्च वगैरह जितनी भी आपकी प्रोसेसिंग हो यानी वो हैं उनके ऊपर आप अपलोड करके मॉडल को ट्रेन कर लें। क्लाउड वॉच के बारे में इसने बताया, ये आपको पता है, कुछ चीज़ें बताया, साइकिट लर्न इस्तेमाल होती है, पाईस्पार्क इस्तेमाल होता है। साइकिट लर्न जो है मशीन लर्निंग की लाइब्रेरी है जो कि क्लस्टरिंग, रिग्रेशन और मशीन लर्निंग के आप समझें लाइक 500 के करीब एल्गोरिथम्स हैं, वो सारे के सारे इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पाईस्पार्क, पाईस्पार्क स्पार्क का एक यानी टूल है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होता है पाइथन के कोड को, तो आप जो पाइथन का कोड है या पाइथन की ट्रेनिंग जो है पाईस्पार्क के जरिए डिस्ट्रीब्यूटेड एनवायरनमेंट में चला सकते हैं। क्लियर ये चीज़ दोस्तों, यानी पाईस्पार्क के जरिए आप 10 मशीनों के ऊपर आपके तो इस मॉडल को ट्रेन करो तो वो 10 मशीनों के ऊपर आपके उस डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करते हुए ट्रेन कर देगा, आपने कुछ नहीं करना, आपने कहा सिर्फ फिट ट्रेन, तो बाकी वो सारे काम खुद कर देगा। तो वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है बिग डेटा पे काम करने के लिए, उसका नाम क्या है, पाईस्पार्क। ठीक है, तो हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। क्लाउड वॉच का आपको पता है, जितने भी लॉग्स जनरेट होते हैं वो क्लाउड वॉच के अंदर जाते हैं। अच्छा, मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है, बाकी तो वो कॉपी पेस्ट वही वाली कमांड्स आ रही हैं, तो एक एक को तो देखना बेकार है। बुलेट्स पॉइंट आपको कुछ लग रहे हैं। एसडीके क्या होता है दोस्तों? जी, एसडीके क्या होता है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है। और यहाँ पे सेज मेकर का एसडीके का नाम क्या है? बूटो 3। ठीक है जी, बूटो 3 कुछ नहीं है भाई, सारा काम जो है आप लिख के कर रहे हैं, ये बूटो 3। अभी जो आपने काम ऊपर किया था ना, फिर प्रोसेसिंग वगैरह वो सारा काम अब वो लिख के कर रहे हैं।
तो लिख के करने वाले को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, डोडो 3 एसडीके की मदद से कर रहे हैं। और उससे पहले जो इन्होंने ऊपर करवाया था वो किसकी मदद से करवाया था जी, इससे पहले जो करवाया था वो GUI की है। GUI की मदद से। ठीक है, तो ये वही वाला काम चल रहा है और तो कोई सी मुश्किल नहीं, सारा कोर्स से हो रहा है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास था चैप्टर 3। चैप्टर 3 में क्या पढ़ा आप लोगों ने? ये आपके सामने चीजें बुलेट्स खुले हैं जी। ऑटो एमएल पढ़ा है, क्या था ऑटो एमएल? विदाउट मशीन लर्निंग कोड अगर हमने अपने मॉडल को डिप्लॉय करना है तो उसके लिए ऑटो एमएल एक सर्विस है सेज मेकर की, वो हम यूज करेंगे। अच्छा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। विदाउट एमएल कोड, बिना एमएल कोड किए हुए मुझे पूरे मॉडल को ट्रेन करके प्रोडक्शन में डिप्लॉय करना है और कोई मुझे मशीन लर्निंग की यानी नॉलेज नहीं है। मैं सिर्फ ये सिर्फ नॉलेज थोड़ी बहुत है, मुझे पता है कि यार क्लासिफिकेशन रिग्रेशन मैंने सिर्फ वो डेटा अपलोड करना है और मुझे बता दें क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम है, अब खुद इसको सॉल्व करो, एल्गोरिथम खुद लगाओ, मशीन लर्निंग का जो लगाना है, हाइपर पैरामीटर खुद उसके सेट करो, सब काम खुद करो। ठीक है, ये डेटा लो और इसके ऊपर बेस्ट मॉडल जो है वो मुझे बना के दे दो, उसको हम डिप्लॉय कर देंगे। अच्छा, अब इस सर समय इसमें एक क्वेश्चन है सर, इसमें जी एक जो कैंडिडेट जनरेशन नोटबुक जनरेट होती है तो उसको सर हमें इंपोर्ट करना होता है, जो इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स की नोटबुक। बिल्कुल, इसमें देखिए 2 नोटबुक जनरेट होती हैं और वो 2 नोटबुक आप यानी डाउनलोड करके उसके अंदर डाउनलोड ना भी करें, वो पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर है, उसको ओपन करके उसमें आप चाहें तो अपनी मर्जी से चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, और चाहें तो अपने पास डाउनलोड करके देखना चाह रहे हैं क्या क्या इसकी पाइपलाइन थी, तो वो भी आप देख सकते हैं, तो उस पाइपलाइन में चेंजिंग भी हो जाएगी। ठीक है, तो वो ऑटो जनरेट आपको करके देगा और उसमें आप चेंजिंग करना चाहें तो पाइपलाइन के अंदर वो चेंजिंग भी हो जाती है। ओके सर, थैंक यू। मौसम का अच्छा जी, तो अब हमारे पास जो है वो है आपकी ऑटो एमएल। ऑटो एमएल जैसे कि आप लोगों ने ही मुझे बताया कि कुछ नहीं होता, आप सिर्फ डेटा उठा के सेज मेकर को देते हैं। सेज मेकर का अब ज़ाती काम है कि वो किस तरह इन चीज़ों को सॉल्व करेगा, लेकिन 2 चीज़ें बताना बहुत ज़रूरी है सुपरवाइज लर्निंग में। अब वो 2 चीज़ें क्या हैं ऑटो एमएल जब करेंगे? सर टारगेट बता देंगे टारगेट बता देंगे, सेकंड इनपुट बता देंगे। और इनपुट ठीक बता है, दें। इनपुट और बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो यही चीज़ है आपको बतानी। रिक्वायरमेंट भाई हर दफ़ा की तरह इस दफ़ा भी वही है कि आपके सारे AWS CLI, ठीक है, सेज मेकर बोडो 3 वगैरह ये सब इंस्टॉल होना चाहिए। कोड सारा हुआ है, सब इसने बताया हुआ है। सबसे पहले हम ऑटो पायलट को देखना चाह रहे हैं। ऑटो पायलट में क्या है, एनालाइज। नॉर्मली जब आप काम करते हैं अपने डेटा को एनालाइज करते हैं, एनालाइज करते हुए क्या देखते हैं भाई, एनालाइज करते हुए देखते हैं कि कोई आउटलायर तो नहीं, एनालाइज करते हुए क्या देखते हैं, कोई मिसिंग वैल्यू तो नहीं, एनालाइज करते हुए हम और क्या देखते हैं कि कोई गार्बेज डेटा तो नहीं, यानी मिस लेबल कुछ सर कुछ नॉर्मलाइज किया भी करते हैं सर। सर नॉर्मलाइज हाँ करते हैं सर, कुछ फीचर ऐसा है जो कि बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है या बहुत मिनिमम चेंज है तो उसको डिलीट कर देते हैं। इस तरह भी बिल्कुल होता है सर, फीचर इंजीनियरिंग जो होती है सर। ये ऑटोमेल वैसे कर रहा होता है सर फीचर इंजीनियरिंग खुद से सर। जी 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 जी, ये सारे कर रहा है। ठीक है, ये सारे काम कर सर ये रहा है। फिर इस तरह के एल्गोरिदम इस्तेमाल करता है वो जो हमने भी पढ़े हैं सर। अगर हम उसको डाटा फीड कर दें, वैसे तो वो हम डाटा पे प्री प्रोसेस करते हैं ना, वाला जो इस्तेमाल करते हैं पीसीए एल्गोरिदम हो गया या फैक्टराइजिंग मशीन होगी, वो उससे ये हम डाटा बिल्कुल को पहले प्री ऑटो। प्रोसेस करते हैं और उसके बाद उसको फीड करते हैं। अच्छा, अब ये बहुत सारी टेक्निक्स है ना, ये प्रॉब्लम के हिसाब से ही काम करते हैं। तो पीसीए ये इमेज के ऊपर नहीं अप्लाई कर रहा। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये अपनी जो बेस्ट सोल्यूशन होता है ना, अब इन्होंने यानी बैकएंड के ऊपर कुछ ना कुछ एल्गोरिथम ही लिखे हुए हैं ना, तो वो खुद ब खुद फाइंड करते हैं पूरी पाइपलाइन को। तो पाइपलाइन का मतलब है बहुत सारे स्टेप होते हैं ना, कि पीसी अप्लाई करना, फिर उसको यानी देखना, फिर उसके ऊपर काम करना। तो वो पाइपलाइन जो है ना ये खुद फाइंड करता है। तो होता क्या है सबसे पहले, अच्छा, हैंड रेस किया, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, कोई कुछ कह रहा है?
एक मिनट में चेक कर लूँ, हैंड रेस नहीं किया, नहीं, ओके जी, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अच्छा वो टॉपिक हम वहीं से देख रहे थे, सॉरी। एनालाइज डेटा कुछ नहीं है, आपने डेटा उठाना है, उसको एनालाइज करना, मिसिंग वैल्यू है या नहीं, गार्बेज वैल्यू है या नहीं, ठीक है, और इसके अलावा क्या है, अब मिस लेवल डेटा तो नहीं हुआ और बेशुमार चीज़ें हैं जो हम डेटा को एनालाइज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को फाइंड कर लेना, विजुअलाइज करवा लेना, तो ये सारे के सारे काम जो है एनालाइज, तो एक तरीका नहीं है, दसों तरीके हैं डेटा को एनालाइज करने के। आप बॉक्स प्लॉट से देख रहे हैं, कोई नॉर्मली तो नहीं है, बहुत सारा, आप इंटरक्वार्टर रेंज से देख रहे हैं, तो ये सारा काम आप कर रहे होते हैं। एनालाइज किया आपने डेटा को, फिर फीचर इंजीनियरिंग करते हैं, फीचर इंजीनियरिंग किया, ये 10 कॉलम है, 10 कॉलम में से 3 कॉलम मेरे काम के वो हों, बाकी डिलीट कर दो, ठीक है, तो यहाँ डोमेन एक्सपर्ट से भी हम फीचर इंजीनियरिंग करवा सकते हैं। फिर उसके बाद इसकी रिप्रेजेंटेशन आपने कहा किया, ये 500 कॉलम को 50 कॉलम में कन्वर्ट कर दो, तो फीचर इंजीनियरिंग पीसी आपने अप्लाई कर दिया। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, कौन सा कॉलम रखना, कौन सा कॉलम डिलीट करना है, ठीक है, इसको नॉर्मलाइज करना है या नहीं करना है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना, ये सारे काम जो आते हैं ये फीचर इंजीनियरिंग में आते हैं। फाइनल आप मॉडल डिसाइड करते हैं, मॉडल को डेटा देते हैं, वो ट्रेन होता है और वो प्रिडिक्ट कर देता है। ये पूरी एक पाइपलाइन है AutoML की। अब देखें एनालाइज के अंदर इसने क्या क्या बताया, डिस्ट्रीब्यूशन देखा है, टारगेट देखा है, बैंडविड्थ क्लासिफिकेशन वगैरह, ये सारी प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। डेटा को देखना, कैंडिडेट पाइपलाइन आपकी पूरी बना देता है, किस तरह यानी ये बन रही है, क्या काम हो रहा है, यानी वो सारे काम आप देख सकते हैं जो इसने किए, ठीक है। डेटा को प्रिपेयर करना, चैप्टर 2 में आपने देखा था, लेबलिंग करने को बोला, प्रिपेयर करना। हमारे पास ये सारे एल्गोरिथम हैं जो इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। बिल्ट इन लीनियर लर्नर इस्तेमाल होता है, XGBoost इस्तेमाल होता है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन, ठीक है, यानी न्यूरल नेटवर्क की बात हो रही है। परसेप्ट्रॉन एक न्यूरॉन को अगर हम कहें तो एक परसेप्ट्रॉन कहते हैं। फीचर इंजीनियरिंग होती है, फीचर इंजीनियरिंग के लिए भी अलग से एक जुपिटर नोटबुक बनती है, उसका नाम भी इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है और उसको भी जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है या कोई सवाल है, क्योंकि मैं उसको दोबारा से वैसे पढ़ा हूँ तो वो बात अलग है, क्योंकि इंडिविजुअल हमने पढ़ा हुआ है। AutoML में किसी भी एक पॉइंट पे आपको कोई प्रॉब्लम हो जो आपने नोट की हुई हो या पूछना हो। जी दोस्तों, जॉब बनाना आती है आपको, जॉब अच्छा को सर, मॉनिटर मैं करना यहाँ आता है। ये थोड़ी सी एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी। मुझे रिसेंटली हम एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो हमने जो डेटा एनालिसिस वगैरह जो किया था, हमने डेटा रेंगुलर के थ्रू किया हुआ था। तो सर वो फिर हमने इस पे पाइपलाइन बनवा के फिर हम लोगों ने इस पे काम किया, तो वो एक्यूरेसी उसकी बड़ी अच्छी आ रही थी। तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि उस टाइम तो हमें ना जो जिस क्लाइंट ने काम दिया था तो उन्होंने कहा था कि मेरा पैसा बहुत ज्यादा इन्वेस्ट हुआ है, तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन कि अगर हम उस पर काम करेंगे तो क्या टाइम तो हमारा वो होगा, क्या पैसा इसमें कॉस्ट हमारी ज्यादा लगती है? देखिए कॉस्ट ज़्यादा उसको क्यों लगी, क्योंकि आपके क्लाउड का बिल उसको एक्स्ट्रा लगा ना, ठीक है। ये एनालाइजिंग वाला पार्ट आप अपने एक्सपीरियंस से भी कर सकते थे, नॉर्मल अपने सिस्टम पे जुपिटर नोटबुक बना के, ठीक है। तो अब ये काम आपके लिए ज़िंदगी आसान तो कर रहा है, लेकिन जाहिर बात है जब आसानी की जाती है तो उसके पैसे चार्ज करते हैं, तो ये उससे पैसे चार्ज कर रहे हैं। तो अब ये लेकिन सर आपको उन्होंने जो टाइम सर सॉरी उन्होंने टाइम भी बड़ा कम दिया था, हमें टाइम दिया था कि विद इन आपने 1 मंथ में इसको आपने कंप्लीट करना है। तो अकॉर्डिंग टू जैसे हम सर क्लास में भी कर रहे होते हैं, तो उसमें जो कोडिंग वगैरह में अक्सर हमें इशू आ जाता है कि कोडिंग भी मतलब उसमें भी टाइम लग जाता है, 1-2 घंटे लग जाते हैं उसको ठीक करने में। तो हमने उसके थ्रू किया, तो फिर सर हम फिर क्लाइंट को किस तरह वो हम लोग वो करें कि सेटिस्फाइड करें कि अगर हम इसके थ्रू करें तो हम लोग को थोड़ा सा मतलब उनके साथ डिस्कशन करें कि वो उनका हम माइंड बना लें कि अगर हमने इस पे काम करके आपका टाइम हम लोग बचा सकते हैं, तो आपका अगर पैसा लगा तो हम इससे आप लोगों की तरफ कॉम्प्रोमाइज कर लें। सर इस पे हम लोग कैसे कन्विंस करें अपने क्लाइंट को? देखिए आपको इसी तरह करना है जो सेज मेकर शुरू में आपको बता रहा है कि ये सारी की सारी चीज़ें डिप्लॉयमेंट हो गई, आपके प्री बिल्ड एल्गोरिथम होगा और रिफाइन एल्गोरिथम, मैच्योर एल्गोरिथम है, और उनकी हमें अपने डेटा के ऊपर उसको सिर्फ ट्रेन करना होगा, ठीक है। यानी वो प्री बिल्ड एल्गोरिथम है, वो प्री बिल्ड मॉडल नहीं है,
तो आप उन आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्शन, अपनी तमाम चीज़ों को बहुत फास्ट कर सकते हैं। यानी वो काम जो कि आपका होता लाइक 3 महीने में, आप उसको 2 दिन में करके दे सकते हैं। तो ये डिस्कस हुआ कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो बेनिफिट्स, आप तो सिर्फ एक ही बेनिफिट्स बताया ना कि आपने क्या किया कि उसको रेगुलर के थ्रू वो काम करके दिखा दिया कि देखो भाई ये काम हो गया। बोले तो सिर्फ रेगुलर का काम नहीं है, और बहुत सारे काम है जो हम बहुत फास्ट वे में कर सकते हैं। तो ये बताना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अभी आपने क्योंकि सिर्फ एक फीचर के बारे में बताया, बोले यार एक फीचर एनालाइज तुमने किया और इतने पैसे मेरे ज़ाया कर दिए, तो उससे एक फीचर नहीं, ये सारे बताएं कि जब हम डिप्लॉयमेंट करेंगे, पाइपलाइन बन जाएगी, उस पाइपलाइन को भी डिप्लॉय करना, सीरियलाइजर, डीसीरियलाइजर, तो फिर वो थोड़ा खुश होगा। या सबसे बेस्ट वे SageMaker की वेबसाइट खोल के वो सारे फीचर्स के सामने दिखा दें। ओके, ठीक थैंक है यू। जी, मोस्ट वेलकम। तो आपने जॉब लॉन्च करनी है, जॉब को मॉनिटर करना है, कंपेयर करना है और उसके बाद डिप्लॉय करना है। जॉब लॉन्च करना बहुत ही आसान था। आपने क्या किया, कैट एंड डॉग लेबल करना है, बल्कि ऑटोमेल था ना। आपने कहा कि भाई क्लासिफिकेशन है और बॉस्टन हाउस के ऊपर करनी है, लेकिन आपने ये चीज़ नोट की थी कि हमेशा पहला कॉलम टारगेट होगा, बाकी के आगे के जो कॉलम्स होंगे वो आपके इनपुट होंगे। ठीक है, उसके बाद आपने S3 के बकेट में उसको अपलोड करना है। जॉब आपने क्रिएट करनी है, आपने अपना डेटा बता देना है कहाँ पे ये इनपुट उठाएगा, कहाँ पे आउटपुट रखेगा, उसके बाद कौन से रीजन में ये डेटा होगा। उसके बाद आपने जॉब, ये डेटा आपका अपलोड हो जाएगा, जॉब लॉन्च कर देनी है। और फिर वो जॉब आप 3 लोगों से करवा सकते हैं, इंडिविजुअल वालों से भी, और जॉब आप किसी वेंडर से करवा सकते हैं। वो जॉब आप कंप्लीट करवा सकते हैं किससे, वो क्या नाम है, फिर वो तो कहा आपका क्या नाम है, ये ऑटो पायलट है। तो ऑटो पायलट में तो सिर्फ आपने जॉब क्रिएट की और उसके बाद अपनी मशीन अब बता दी कौन सी मशीन पे जॉब एक्सपेरिमेंट आपको बार बार करने, वो एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देगा, मे बी 5 घंटे 6 घंटे, क्योंकि उसे पता ही नहीं ना कौन सा एल्गोरिथम, रैंडम फॉरेस्ट इस्तेमाल करना है, डिसीजन ट्री इस्तेमाल करना है, न्यूरल नेटवर्क इस्तेमाल करना है। तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करेगा जो आप करते। सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसने देखा कि सबसे अच्छे रिजल्ट जो आए हैं वो एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम पे आए, लाइक रैंडम फॉरेस्ट। तो उसने फाइन ट्यून वगैरह करके रैंडम फॉरेस्ट के अच्छे रिजल्ट है, आपने ये कंपेयर करके बोलेगा बेस्ट मॉडल, बेस्ट मॉडल पे जाना है और कुछ नहीं करना, क्या करना, उसको डिप्लॉय कर देना। तो जब आपने एक जॉब लॉन्च की, जॉब जब चल रही हो तो आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं कि ये दिखा भी रहा है कौन सा प्रोसेस हो गया है, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे। छोटी सी वीडियो आई थिंक शेयर भी की हुई आप लोगों के साथ, इसके जो रिजल्ट आए थे। फिर उसके बाद आप उसको डिप्लॉय कर सकते हैं। कंपेयर करना, कंपेरिजन वही है, आप विजुअलाइज करवाते हुए उसको कि किस मॉडल की कितनी अच्छी एक्यूरेसी आ रही है, एंड फाइनली आप उसको डिप्लॉय कर दें। यही वाला काम AutoML का आप किसकी मदद से कर सकते हैं, SDK। SDK क्या है, बूडो 3, यानी कोड लिख के, मोटो की हम उसे कोड लिख के करेंगे। ठीक है, कोड लिख के। तो कोड लिख के भी आप जॉब क्रिएट कर रहे हैं, कोड लिख के आप बता रहे हैं कि आपका ये डेटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, कोड लिख के इसका जो रिजल्ट आएगा कहाँ पे सेव करवाना है। ऑटो पायलट आपने कहा स्टार्ट कर दो, वो स्टार्ट कर देगा। बेस्ट एल्गोरिथम जो होगा, आपने कहा बेस्ट एल्गोरिथम को डिप्लॉय कर दो। तो वो काम जो आप GUI से करके बार बार कर रहे थे, वो आप इससे कर सकते हैं, क्या नाम है, बूडो 3। दोनों में फायदा और नुकसान। वन टाइम जॉब है, GUI से काम करना बहुत आसान है, अपलोड करो, चीज़ें बताओ, ठीक है, जॉब लॉन्च करो, मॉनिटर करो, डेटा डाउनलोड करो, कहानी खत्म। लेकिन ये काम आपको बार बार करना पड़ता हो, 10 दफ़ा करना पड़ता हो, तो फिर एक स्क्रिप्ट बना दी। आप जब भी वो चलाना है, आपने कहा रन ऑल, सिर्फ 2-3 वेरिएबल के नाम आपने चेंज किए हैं कि ये नाम होंगे, ये मशीन के नाम होंगे, वो वेरिएबल बना दें जो आपको कुछ चीज़ें चेंज करना पड़ती हैं। जॉब का नाम हो गया, ठीक है, अच्छा, और डिप्लॉयमेंट का URL हो गया, ये 2 चीज़ें आप चेंज कर रहे हैं। तो आपने 2 वेरिएबल बना दिया और आपने कहा रन ऑल। जैसे रन ऑल करेंगे, वो सारी डिप्लॉयमेंट, ट्रेनिंग, सब कुछ करके जो उसका बेस्ट रिजल्ट होगा वो डिप्लॉय करके आपको दे देगा। तो ये दोनों के फायदे। वन टाइम जॉब कर रहे हैं तो बेस्ट आपके लिए क्या है दोस्तों, GUI, और बार बार वही काम करना पड़ता है, तो फिर बेस्ट ऑप्शन क्या है आपके पास जी, बेस्ट ऑप्शन क्या होगा, इतनी खामोशी है। सर की आवाज नहीं आ रही, SDK होगा सर, बूडो 3। अच्छा सॉरी, मेरी आवाज़ नहीं।
मैंने सिंपल ये कहा कि अगर हम वन टाइम जॉब कर रहे हैं तो GUI सबसे बेस्ट ऑप्शन है, और अगर आप बार बार वही काम करते हैं जिसके सर अंदर SDK आप बेस्ट होगा। तो SDK ठीक है। और एंड के अंदर इसने बार बार कहा है डिप्लॉयमेंट के बाद खुदारा अपने इसको डिलीट कर दें इंस्टेंस को, अदरवाइज आपके पर चार्ज होता रहेगा। अच्छा, ऑटो पायलट के अंदर हमारे पास जॉब की कुछ फाइल बनती हैं जिससे कहते हैं आर्टिफैक्ट फाइल्स, ठीक है। डेक्सा डेटा एक्सप्लोरेशन, डेटा को यानी एक्सप्लोर करने के लिए एक जुपिटर नोटबुक पूरी बनी होगी, जैसे कि अभी यानी कोई हमें बता रहा था कि उन्होंने डेटा रेगुलर के ऊपर काम किया, तो एक्सप्लोर करने के लिए सारे के सारे जो भी काम किए वो उसकी एक जुपिटर नोटबुक होगी। इसी तरह कैंडिडेट जनरेशन नोटबुक होगी जिसके अंदर पूरी पाइपलाइन होगी। आर्टिफैक्ट क्या है, डेटा एक्सप्लोरेशन क्या है और कैंडिडेट जनरेशन क्या है, बताएं जरा मुझे। आर्टिफैक्ट क्या है, आर्टिफैक्ट फोल्डर क्या होते हैं, क्या फायदे हैं इसके? स्ट्रक्चर अभी आर्टिफैक्ट फोल्डर में वो सारे कोड्स पड़े होते हैं जो पाइपलाइन में किसी जगह अपने डाटा को फीचर इंजीनियरिंग करनी, मैनिपुलेट करना है, वो सारे कोड उसके लिखे हुए होते हैं। मशीन लर्निंग तक जितने कोड डिप्लॉयबल होते हैं ना, उसके अंदर उन्होंने अलग नोटबुक्स बनाई होती हैं आर्टिफैक्ट्स के अंदर, तो हम वही पुट करके ना कोड रन कर सकते हैं फिर से। वो जिस तरह कोड कर रहा होता है उस तरह वो कर रहा होता है। उसके अंदर डिफरेंट मशीन लर्निंग मॉडल भी सेव होते हैं, जो सबसे एक्यूरेट है वो आप जो है ना उसको इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसकी भी नोटबुक सेव होती है। ठीक है। अच्छा देखिए, आर्टिफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, फोल्डर है। आर्टिफैक्ट के अंदर आप अगर अमेज़न को छोड़ के आप अपनी मशीन बनाई हुई, अपना सर्वर बनाया हुआ, आपने अपने यानी ऑर्गेनाइजेशन में लगाया हुआ है और वहाँ पे ये सारा जो काम किया है वो डिप्लॉय करना है, आर्टिफैक्ट का फोल्डर उठाओ, MX नेट जो हमारे पास यानी लिनक्स का सर्वर है वो आप यानी पैकेज इंस्टॉल करें और वहाँ पे आर्टिफैक्ट के ज़रिए आप लोड करें। सारा का सारा ये जो काम आपने किया है ना ट्रेनिंग के बाद, लोडिंग वाला, API को बिल्ड करना बनाना, वो सारा काम करके आपको दे देगा। तो आर्टिफैक्ट जो फोल्डर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिप्लॉयमेंट करेंगे अमेज़न को छोड़ के। जी कोई कुछ कह रहे हैं? सर आर्टिफैक्ट एंड मैनिफेस्ट फाइल्स सेम? आर्टिफैक्ट के अंदर वो मैनिफेस्ट फाइल वगैरह पर वो आर्टिफैक्ट के अंदर ही होती है ना सारी चीज़ें, ठीक है। मैनिफेस्ट फाइल उसकी वो एक्सटेंशन है, तो अभी हम देखेंगे भी वो सारे काम करेंगे। तो आर्टिफैक्ट मैनिफेस्ट ये यानी पैरेंट और उसकी यानी चाइल्ड है, तो उनको देख लेते हैं। एक्सप्लोर करना, डेटा को एक्सप्लोटरी एनालिसिस पूरा है कि डेटा को देख के एक्सप्लोर करना, विजुअलाइजेशन से उसको एक्सप्लोर करना, तो उसके लिए एक फाइल बनी होगी। फिर क्या है, जनरेशन नोटबुक, मॉड, मीडियन, मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैट्स की सारी प्रॉपर्टीज और फिर आगे जो भी उसने काम किए वो सारे काम इसमें मौजूद हैं। तो बस इतना सा है और तो कुछ नहीं है इसमें कोई मुश्किल दोस्तों। नहीं सर अभी तक तो ठीक है। अब ये है कि नमाज वगैरह पढ़ के इसको ज़रा ना अच्छी तरह रिफ़्रेश होके देखें और टॉपिक देखें, क्या टॉपिक हो, आपने टॉपिक खोला है ना अपने जहन में, किताब वगैरह सब यानी सिर्फ हेडिंग देख के उसके बारे में ना 3-4 बुलेट्स लिखें और फिर उन्हें फाइंड करें कि वो चीज़ें हैं या नहीं, लिख लें या अपने जहन में ही रिपीट कर लें। तो अगर कोई भी हेडिंग देख के उसके बारे में उसकी डिटेल या बुलेट्स आपके जहन में आ रहे हैं ना, तो वो देखें बुलेट्स कम है या ज़्यादा है, तो उन बुलेट्स में इजाफा हो सकता है, तो वो करने की कोशिश करें। तो आपका एग्ज़ाम कोई मुश्किल ही नहीं, आसान। ठीक है सर जी। एक क्वेश्चन है सर एक क्वेश्चन है सर मेरे जी थोड़ा सा जी। प्रॉब्लम आ रही थी तो मैं आपको जो है ना सर वो बताना चाह रहा था। सर इस वक्त मेरे जो यूज़र है ना सर, उसमें से मैंने सारी की सारी जो है ना वो ली हुई है, प्रिविलेजेस ली हुई है सर उसमें। क्या नहीं जो ली आपने? सर मतलब कि जो अमेजोन मेरी प्रोफाइल है ना उसमें मेरा IM यूज़र है ना, मैंने उससे सारे प्रिविलेजेस खत्म किए हुए हैं। तो ओके। मेरा अभी भी जो बिल है वो बढ़ रहा है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों वो कंज्यूमर है, क्योंकि कोई नोटबुक इंस्टेंस भी नहीं चल रही, कोई चीज़ भी नहीं चल रही, लेकिन मेरा जो नोटबुक है वो कंज्यूम हो रही है इस वक्त। अच्छा, ऐसे बकेट में कुछ चीज़ें रखी हुई होंगी, ठीक है, या दूसरे ऐसे बकेट से अभी हमने इस्तेमाल किया वहाँ से डेटा सर डाउनलोड मैं करके डिलीट कर दें। एक ठीक है। मिनट सर मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, तो सर आप एक दफ़ा देख लें तो मुझे बता दें सर। अच्छा देखो, सबसे बेस्ट है, मैं भी नहीं देख पाऊंगा, मैं इसका सिंपल सॉल्यूशन आपको बता रहा हूँ।
इनके AWS के सपोर्ट सेंटर को आप कॉल करें, वो क्विक देख के आपको बता देंगे कौन सी एग्जैक्ट चीज़ आपकी कहाँ पे चल रही है, तो आपका बिल सर जनरेट। वो उनको मैंने भी, मेरा भी मसला आ रहा था ये, और ये लास्ट मंथ की बात है, तो मैंने उनसे वो स्पोर्ट पे उन्होंने मुझे एक एक चीज़ बताई थी कि आप इस चीज़ को ऐसे बंद करें पहले, फिर इसको ऐसे मतलब उन्होंने एक एक स्टेप वाइज उन्होंने मुझे बताया कि आप इस चीज़ को ऐसे बंद कर सकते हैं, इसको ऐसे बंद करें, इसको ऐसे बंद करें। उनको पहला मुझे लिंक सेंड किए, तो ये अगर स्पोर्ट से रब्ता कर लेंगे तो वो उनको बेस्ट गाइड कर देंगे, और वो 1 घंटा 2 घंटे जितने टाइम भी लगेगा ना आपको चीज़ें बंद करने में, तो वो आपको स्पोर्ट पे वो साथ रहेंगे चैट में, और वो आपको बताते रहेंगे साथ साथ। वो चैट पे भी आ जाते हैं, कॉल पे भी आ जाते हैं, तो ये जैसे कॉल पे भी आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे। तो रिकमेंडेशन ये है कि डायरेक्टली Amazon सपोर्ट जो होगी वो उसका लिंक है स्पेसिफिक, कोई लिंक है स्पेसिफिक? वो आपको लिंक्स, मतलब फॉर एग्जांपल आपकी कोई भी सर्विस ऑन है, S3 बकेट में आपका डाटा है, तो वो आपको बता देंगे आपकी S3 बकेट में फलां रीजन है, उसमें आपका डाटा जो है वो पड़ा हुआ है, तो वो डाटा डिलीट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कोई चीज़ डिप्लॉय है, कोई आपने कोई मतलब यूज़र बनाया हुआ है, वो यूज़र आपको डिलीट करना होगा, तो वो आपको यूज़र का बता देंगे कि यूज़र आपने कैसे डिलीट करना है। तो जो भी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें आपकी ऑन होंगी ना, सर्विसेज ऑन होंगी, वो सारी आपको बता देंगे। सर ये जो ठीक है, आपने देखिए, चलें ठीक है सर, ये बिलिंग में पहले चेक कर लें, ये पूरा बिल उसको देख लें कौन सी सर्विस जो है ना कॉस्ट उसको डाल रही है, तो उस सर्विस को जाके बंद कर दें। हाँ, बिल पे स्पेसिफिक लिखा हुआ आ रहा होता है, आप यहाँ बिल सर्विस पे भी जाते हैं कंसोल के अंदर। अच्छा देखो, ये सपोर्ट सेंटर वगैरह यहाँ से आपको आ गया, यहाँ से आप क्यूरी वगैरह रेस कर सकते हैं। ये बिल ऑप्शन पे जब आप जाते हैं तो वहाँ पे आपके पास जो पैसे चार्ज हो रहे हैं ना, डेट वाइज वो पूरी डिटेल आ रही होती है, उस पर आप क्लिक करते जाएं तो वो आपको पता भी चल जाएगा। तो सबसे बेस्ट वे है कि सपोर्ट सेंटर पे कांटेक्ट करें। ये सिस्टम ही मेरा स्लो चल रहा है जी। अच्छा सर, एक क्वेश्चन है आपका जो जी इमरान। अच्छा, इसमें यह है कि जब आप कहते हैं कि जब हम अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हैं, डाटा बकेट में रखते हैं, और जब आप बंद करने लगे तो आप अपना डाटा रिमूव कर लिया करें वहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको बिल ना पड़े या कोई ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट है। लेकिन अब हमें बड़ा डाटा 50 GB का डाटा, या जो मॉडल ट्रेन करने में ह्यूज डाटा सेट भी होते हैं हमारे, तो क्या, और अगर हम प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं, किसी क्लाइंट साइड पे हैं, तो क्या ये हम प्रैक्टिस उस वक्त क्या प्रैक्टिसेस होती हैं जो कि डाटे को हम रखें और वो कॉस्टिंग भी मिनिमम हो, और ये सोल्यूशन भी हो कि भाई वहाँ पे हम रिमूव भी ना करना चाह रहे हो डाटा, और इस तरह का डाटा परमानेंट रिजाइड करना हो वहाँ पे, उसको ऑप्टिमाइज वे में रखना, ये थोड़ा सा मैं गाइड चाहता। अच्छा इमरान, ऐसे बकेट्स की यानी जो कॉस्ट होती है ना, वो बिल्कुल उन्होंने सबसे कम ही रखी है, कुछ सेंट है, ठीक है, पर्टिकुलर यानी स्टोरेज के। तो जीबीज के यानी कुछ आपसे यानी $1 महाना ले रहा होगा या $2 ले रहा होगा, तो वो वैसे इतनी कम होती है कि आप क्लाइंट को जब बोलते हैं भाई ये डेटा है और ये आपके यानी इतना बिल बना है, तो आपको दे देते हैं, इनवाइस बना दें आप उनको, ठीक है, कि भाई ये आपके वो हैं। और अगर आप कहते हैं मैं अपने पास से डिलीट कर दूँगा, फिर नेक्स्ट टाइम यानी इस पर यानी दोबारा अपलोडिंग जो भी कॉस्ट आएगी वो आपको देना पड़ेगी, ठीक है। चलें दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं, और ऑल द बेस्ट फॉर योर क्विज, और इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि आप लोग 100% ही लाएंगे, बाकी तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा आप लोग कितने रिजल्ट आए, लेकिन मेरी दुआ है कि आप लोग 90+। ठीक है, तो आज की क्लास को एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह